हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया और आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के स्पेशल सेशन में। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग घर पर बढ़िया हैं और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो। तो आप सभी के कमेंट्स मैंने यूट्यूब पे देखे थे, तो आपके कमेंट्स और आपकी डिमांड्स को देखते हुए हम लेकर आए हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर का वन शॉट रिवीजन, यानी एक सिंगल लेक्चर के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे तरीके से देखना। जितने भी आपके डाउट्स है ना इस चैप्टर के अंदर, सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर आज का रहने वाला है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसको बस देखना। देखो, देखोगे और सुनोगे ना इस चैप्टर को तो अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब आपको शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और प्लस टेलीग्राम चैनल को हर कोई जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसका जो पीडीएफ रहेगा ना वो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। इस चैप्टर में हम देखो तीन बातें पढ़ेंगे: फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हमारे मेन तीन टाइप के जो हमारे इक्विलिब्रियम है, इन तीनों को हम अच्छे तरीके से कवर करने वाले। ठीक है, लेकिन देखो, करेंगे पूरे सिंपल वे में, इजी वे में करेंगे, आराम से समझेंगे और हर एक चीज को अच्छे तरीके से कवर करेंगे। बस आपको अच्छे तरीके से सुन लेना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले बात करेंगे अपने इक्विलिब्रियम की, कि ये वर्ड पहले होता क्या है, पहले इसको थोड़ा सा कवर करते हैं। ओके, तो देखो, इसके लिए समझते हैं थोड़ा एक एग्जांपल से। तो देखो, जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ पर, जैसे कि पास एक वॉल क्लॉक होती है ना, कौन सी वाली वॉल क्लॉक है, जिसमें हमारे पास क्या है, एक पेंडुलम है। ठीक है, आपको पता ना कि पेंडुलम यहाँ पे लगातार स्विंग करता रहता है इस क्लॉक के अंदर। तो देखो, होता क्या, स्टार्टिंग में तो ये रहता है कि पेंडुलम प्रॉपर्ली हमारा स्विंग करता रहता है ना, लेकिन धीरे धीरे करके जब टाइम बीतता जाता है तब क्या होता है कि आपका जो पेंडुलम का जो स्विंग है ना, वो धीरे धीरे करके आपका कम होता चला जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि इसका जो स्विंग है वो पूरी तरीके से रुक जाता है। तो ये जो कंडीशन जो बनती है, यानी जो स्विंग है वो पूरी तरीके से पेंडुलम का आके रुक जाता है, तो वो जो कंडीशन बनी है उसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन। यानी कि थोड़ा डेफिनेशन कर दें तो इक्विलिब्रियम यानी कि एक ऐसी किसी कंडीशन होती है जिसमें आपका जो सिस्टम है वो आपका रुका हुआ आपको दिखता है, तो वो जो कंडीशन होती है ना उसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके अलावा देखो, आप एक और एग्जांपल से आप इसे समझ सकते हो। जैसे कि आप बात करें सीसॉ की, सीसॉ में आपको पता ना क्या होता है, एक तरफ एक किड बैठा रहता है, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा आपका बैठा रहता है, और वो आपका ऐसे ऊपर नीचे आपका स्विंग करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन ऐसी आती है जब क्या होता है कि आपका जो बैलेंस आपका है, जो आपका बैलेंस है जिसपे स्विंग कर रहे हैं, वो प्रॉपर्ली ऐसे बीच में स्ट्रेट में आ जाता है। तो ये जो कंडीशन बनती है जहां पर दोनों ही जो किड्स हैं वो एक दूसरे से बराबर एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तो आपका सिस्टम आपको रुका हुआ दिखता है, और ये कंडीशन हमारी जो रुकी हुई जो कंडीशन है ना, इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ओके, अब देखो, एक बात और ध्यान से समझो। अगर हम बात करें दोनों सिस्टम्स में, जैसे क्लॉक की मैंने बात किया, या जब ये प्रॉपर्ली रुक जाते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, ये दोनों प्रॉपर्ली रेस्ट कंडीशन में आ जाते हैं, है ना। ये दोनों ही किस में आ रहे हैं, एक रेस्ट कंडीशन में, यानी सिस्टम जब मेरा रेस्ट में आ गया तो ऐसी कंडीशन में जो सिस्टम रुका हुआ दिखेगा, और ये जो इक्विलिब्रियम बनेगा इसको मैं कहूंगा स्टैटिक। इसका नाम क्या है, ये मेरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाया जाएगा। ठीक है, एक बात। लेकिन देखो, ऐसा भी एक कंडीशन बनती है जिसमें आपका सिस्टम चल रहा है लगातार। ठीक है, यानी वो लगातार मूव कर रहा है, लेकिन तब भी मुझे सिस्टम रुका हुआ दिखता है। अब ये कैसे हो सकता है, तो देखो, इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर बात करते हैं मॉल की, ठीक है, मॉल जाते ही रहते होंगे, शॉपिंग करने के लिए जाते होंगे, है ना। अब देखो, मॉल में क्या रहता है, मानते हैं कि एक टाइम पर मॉल में टोटल 50 पीपल हैं। ठीक है, अब देखो, मॉल में आप जानते हो कि एंट्री गेट भी होता है और एक तरफ से एग्जिट गेट भी होता है ना। अब ऐसा होता है कि मॉल के अंदर एंट्री गेट से 10 लोग अंदर आते हैं, ठीक है, और सेम टाइम पे क्या होता है, मॉल से 10 लोग बाहर भी निकल जाते हैं एग्जिट गेट से। तो ऐसे में क्या हुआ, अब ऐसे में आप ये देखोगे कि पहले कितने लोग थे, पहले टोटल 50 पीपल मेरे अंदर मॉल में थे। ठीक है, अब जब लोग अंदर आए और बाहर गए तो ऐसी कंडीशन में कुछ टाइम बाद ये भी देखते हो कि अभी भी 50 पीपल ही हैं, यानी कि मेरा जो मॉल है, ओवरऑल मॉल के अंदर अभी भी 50 पीपल ही हैं। जितने लोग अंदर आ रहे हैं उतने लोग बाहर भी जा रहे हैं। तो ओवरऑल क्या लगता है, देखने में तो ऐसा लगेगा ना कि मॉल में 50 लोग ही हैं, कहीं कोई चेंज नहीं आ रहा। तो मुझे सिस्टम क्या दिखेगा, रुका हुआ दिख रहा है, मॉल रुका हुआ है। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, लोग आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, यानी सिस्टम चल भी रहा है, लेकिन मुझे ऐसा दिखेगा कि सिस्टम रुका हुआ है। तो ये भी क्या, ये भी एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाती है। लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम है इसका एक अलग नाम होता है, इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, और केमिस्ट्री में हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को ही पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि देखो, हम यहाँ पे क्या देखते हैं केमिस्ट्री में हम देखते हैं रिएक्शंस को। अब रिएक्शंस क्या लगातार हो रही होती है ना। तो ऐसी कंडीशन में एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि रिएक्शन आपको रुकी हुई दिखेगी, लेकिन वो रुकी हुई नहीं, वो लगातार चलती रहती है। लेकिन जिस स्पीड से आपका रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी स्पीड से क्या होता है, उल्टा भी होता है। जो प्रोडक्ट है वो आपका रिएक्टेंट बनाते हैं, और वो हमारी रहती है केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ओके, यानी कि हमें पता है केमिस्ट्री में क्या होने वाला है, रिएक्टेंट्स रहते हैं, प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। अब प्रोडक्ट भी अगर रिएक्शन करे और वो अगेन रिएक्टेंट को बना दे, तो जब एक टाइम पर ऐसा आएगा कि दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, और वो जो कंडीशन है ना, जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है, इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहता है, रिएक्शन चल रही है दोनों ही साइड से, लेकिन दोनों बराबर चल रही है। तो ऐसी कंडीशन में रिएक्शन मुझे रुकी हुई दिखती है, और वो होता है हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम में। ओके, एक चीज। अच्छा, आप देखो, डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारा रहेगा दो टाइप का। कौन कौन सा, एक तो हमारा रहेगा फिजिकल इक्विलिब्रियम,
और एक रहता है मेरा केमिकल इक्विलिब्रियम। ये दो टाइप का मेरा डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है। तो दोनों को हम अच्छी तरीके से देखेंगे। पहले हम बात करेंगे किसकी, पहले हम बात करेंगे हमारे फिजिकल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। अब देखो फिजिकल इक्विलिब्रियम होता क्या, यहाँ पर देखो नाम से पता चला फिजिकल स्टेट। फिजिकल का मतलब है यहाँ पे फिजिकल स्टेट से, यानी कि जब कोई कंपाउंड या कोई भी मैटर अपनी स्टेट को जब कन्वर्ट करता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में या गैस से सॉलिड में, जब स्टेट कन्वर्जन होता है ना, तो वहां पर आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है और उसी को हम कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। द फिजिकल इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम व्हिच इज डेवलप्ड बिटवीन द डिफरेंट फेजेस और फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि जब कोई कंपाउंड, जैसे मैंने बताया, फिजिकल स्टेट को जब चेंज करता है, यानी आपके सॉलिड से लिक्विड में जाता है, लिक्विड से गैस में जाए या गैस से सॉलिड में जाए या कोई भी आपका चेंज हो, ठीक है, उसकी कंडीशन में जब आपका जो इक्विलिब्रियम बनता है वही हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान रखना, जब आपको पता है कि जब फिजिकल स्टेट जब चेंज होती है तो केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता, ये बात आपको ध्यान है, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, नंबर 1 पॉइंट क्या है यहाँ पे, नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। यानी कि जब आपको पता है जब फिजिकल स्टेट जब चेंज होती है तो केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता, एक बात। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, सेकंड पॉइंट क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेम सब्सटेंस इन 2 डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। तो बिल्कुल सही बात है। जैसे कि अगर बात करें मैं पानी की, आप जानते हो जैसे कि पानी की अगर बात करेंगे तो वहां पर क्या रहता है, पानी में यही तो रहता है ना कि पानी आपका सॉलिड में भी रह सकता है, लिक्विड में भी रह सकता है और आपके गैस में भी रह सकता है ना। सॉलिड में रहेगा तो वो आपके आइस की फॉर्म में रहता है, लिक्विड में रहेगा वो नॉर्मल वाटर में ही, और गैस में रहता है वो वेपर की फॉर्म में। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, आपका एक ही सब्सटेंस है लेकिन वो अलग अलग फिजिकल स्टेट्स में, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कन्वर्जन जब चलेगा, ठीक है, जैसे कन्वर्जन जब चलता है ना, तो यहाँ पर जब कन्वर्जन होता है तो ऐसी कंडीशन में आपको जो इक्विलिब्रियम बनता है उसी को मैं कहता हूँ फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सिंपल क्लियर हो गया। फिजिकल इक्विलिब्रियम में होता क्या है, हम फिजिकल स्टेट कन्वर्जन की हमें बात करने वाले हैं, ओके। तो देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर तो हम 2 टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो रहेगा कौन सा, मेरा फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, एक तो हम इस पे बात करेंगे। एक हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड्स, ठीक है। तो ये 2 चीजें होंगी जिन पर हम बात करने वाले फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है। एक बात तो चलो एक बार इसको नोट कर लो थोड़ा सा, कौन कौन सी बात है यहाँ पे, एक ये और दूसरी ये। तो देखिए यहां पर अगर बात की जाएगी, सबसे पहले हम बात करेंगे किस पे, हम बात करेंगे फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस पे, ठीक है। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन कहां होता है, आपके यहाँ 3 कंडीशन में, सॉलिड और लिक्विड में, लिक्विड और गैस में और सॉलिड गैस में। ये 3 ही बेसिक टाइप के हमारे फेज में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो सॉलिड और लिक्विड कब देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है आपके फ्रीजिंग पॉइंट पे, है ना। यानी किसी भी कंपाउंड को जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है तब क्या होता है, लिक्विड फ्रीज होता है और वो आपके सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो जब फ्रीजिंग पॉइंट जब आपका आता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों ही आपस में लगातार इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में जो हमारा इक्विलिब्रियम बनता है वो हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम हमारा कहलाता है। तो यानी कि ये मुझे कब देखने को मिलता है, नॉर्मली मेरे फ्रीजिंग पॉइंट पे। जैसे कि अगर मैं बात करूं वाटर के लिए, तो वाटर के लिए क्या रहता है, वो मेरा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जब हम बात करेंगे वाटर के लिए, तो सॉलिड और लिक्विड यानी कि आइस और वाटर दोनों ही आपस में एक दूसरे से लगातार क्या कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। और वहां पर आपको फेज ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस है, आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, ठीक है। एक चीज। दूसरा हम बात करेंगे लिक्विड और गैस में, तो अगेन वाटर में अगर बात करें तो वाटर हमारे गैस में कन्वर्ट होता है, वो रहता है मेरे 100 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि जब टेम्परेचर हो जाता है मेरा 100 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसी कंडीशन में क्या रहता है, आपका वाटर आपका वेपर में कन्वर्ट होता है। और वेपर भी क्या होता है, सेम टाइम पर आपके 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है। तो वहां पर अगेन आपको इक्विलिब्रियम बनता है, और वो कौन सा, हमारा सॉलिड, हमारा लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम रहता है, ओके। अब बात करेंगे सॉलिड और गैस में, तो देखो इसका एग्जांपल क्या रह सकता है, इसका एग्जांपल रह सकता है मेरा जैसे कैम्फर हुआ। यहाँ पर देखो आप जैसे एग्जांपल ले सकते हैं अपने कैम्फर का, या फिर हम बात कर सकते हैं अमोनियम क्लोराइड का। तो यहाँ पर अगर इनकी बात की जाएगी ना, तो इनमें भी क्या होता है, सॉलिड और हमारे जो वेपर है वो हमारे क्या होता है, एक दूसरे में लगातार कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमें अगेन इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा, और वो मेरा रहेगा फिजिकल इक्विलिब्रियम, ओके। तो ये पहला टाइप होता है हमारा, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पे। सेकंड हमारा कौन सा रहता है, सेकंड मेरा रहता है अपना ये वाला। एक तो रहता है हमारा इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेस इन लिक्विड्स। यानी कि जब सॉलिड और गैसेस को हमारा अगर लिक्विड में अगर उन्हें डिसॉल्व किया जाता है, तो ऐसे में भी आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखने को मिलती है। और वो कौन सा रहेगा मेरा, वो रहेगा मेरा फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हम एक एक करके दोनों पे ही बात करेंगे।
सॉलिड इन लिक्विड्स की और गैस इन लिक्विड्स की। यानी अगर सॉलिड्स को अगर लिक्विड में डिसॉल्व किया जाए तब क्या होगा, और गैस को अगर लिक्विड में डिसॉल्व किया जाए तब क्या होता है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करेंगे इसके लिए तो ये ना एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं चीनी की, जैसे चीनी को पानी में डालते हो उसे डिसॉल्व करते हो, है ना, तो क्या होता है, वो आपकी डिसॉल्व हो जाती है। लाइक स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, लेकिन आप क्या करते हो, चीनी को और डालते जाते हो और डालते जाते हो, तो एक टाइम पे क्या होता है, चीनी आप डिसॉल्व नहीं होती है। तो वो जो कंडीशन बनती है ना, जब आपकी चीनी और ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो पा रही, तो समझ जाना कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ चुकी है। कैसे, देखो होता क्या है, जब आप पानी में चीनी को डालते हो तो वो डिसॉल्व हो रही होती है। ठीक है, यानी चीनी के जो पार्टिकल्स हैं, जो अपने शुगर के जो पार्टिकल्स हैं, वो पानी के अंदर आकर के बैठ गए, जो उनके बीच का जो गैप होता है वहां पर अपने जो शुगर होती है उसके पार्टिकल्स आकर के बैठ जाते हैं। ठीक है, अब होना क्या है, देखो जब जैसे करके आप और चीनी को, जब और शुगर को आप डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा, अब होगा ये कि जो चीनी, जो शुगर है, जो ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुकी है, वो अगेन क्या करेगी, वहां पर हो जाएगा आपका क्रिस्टलाइजेशन, और चीनी क्या करेगी, अगेन छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में पास आएंगे और अगेन हमारे शुगर के क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देते हैं। और ऐसी कंडीशन में जो डिसॉल्व हुई जो शुगर है वो अगेन हमारे क्या होती है, वो अगेन सॉलिड फॉर्म में आना शुरू कर देती है। ठीक है, तो यानी कि होता ये है कि द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर एंड द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर वो इक्वल हो जाती है एक टाइम पर आकर के। और ऐसे में क्या रहता है, हमें दिखता है कि और जो शुगर है वो डिसॉल्व नहीं हो पाती है। और ये अगेन क्या हुआ, जब दोनों ही प्रोसेस यानी रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब ये इक्वल हो जाते हैं शुगर के लिए, तो हमें ऐसा लगता है कि चीनी और ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो रही है, यानी कि रिक्वी कंडीशन हमें देखने को मिलती है, यानी कि मुझे इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। और कौन सा वाला, फिजिकल इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये था हमारा पहला वाला, यानी सॉलिड्स को जब लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता था। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड पे, यानी कि गैस और लिक्विड्स पे बात करें तो यहां पर क्या रहता है कि गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तब क्या देखने को मिलता है। तो देखो यहां पर हमें एग्जांपल ले सकते हैं कोल्ड ड्रिंक का। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हमने पिए हैं तो वहां पर क्या रहता है, आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक्स में क्या रहता है, कोल्ड ड्रिंक्स में देखो आप जब से ढक्कन को आप खोलते हो तो क्या होता है, बहुत ही तेजी से आपको गैस मिलती है ना। और वो ऐसा क्यों मिलता है, क्योंकि जो गैसेस होती है वो आपके लिक्विड के अंदर डिसॉल्व रहती है। ठीक है, क्यों रहती है, आपके बहुत ज्यादा हाई प्रेशर की वजह से। जैसे आप ढक्कन को खोलते हो तो होता क्या है, अंदर जो डिसॉल्व गैस होती है वो बहुत तेजी से बाहर निकलती है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर की वजह से आपके यहाँ पे डिसॉल्व रहती है। और इसके बारे में सबसे पहले जिसे बताया था वो साइंटिस्ट थे हमारे हेनरी, और उसके अकॉर्डिंग लॉ आता है जिसको हम बोलते हैं हेनरी लॉ। ठीक है, तो ये लॉ एक बार आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आपके 12th में भी अगर बात करेंगे ना तो ये लॉ आपको अगेन आपको देखने को मिलेगा आपके सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, तो बहुत बढ़िया रहेगा कि आप इसको यहाँ भी एक बार समझ लो, तो वहां पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए समझना। ओके, तो देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो होता क्या है, दिस इक्विलिब्रियम इज गवर्न बाय द हेनरी लॉ। ठीक है, यानी कि देखो गैसेस को अगर हम कभी भी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ना वो हमेशा हेनरी लॉ के द्वारा ही बताई जाती है। तो ये जो अपना गैस का जो लिक्विड में जो अपना इक्विलिब्रियम है ये हमारा हेनरी लॉ के द्वारा ही डिफाइन किया जा सकता है। अब देखो ये बोलता क्या लॉ, ये समझो आप, ये कहता है कि विच स्टेट्स दैट द मासेस ऑफ गैसेस dissolved in a given mass of solvent at any temperature is proportional to the pressure of the gas above the solvent। ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ जितना गैप था, ठीक है, आपने देखा जो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ऊपर की तरफ जो गैप है, ये जो खाली जगह जो जहां पर है, जहां पर मेरे पास गैस रहेगी, तो यहां पर ये गैस जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगी उतना ही ज्यादा ये डिसॉल्व होगी इस लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो ये वाली चीज है। तो इतनी सी बात जो थी वो हेनरी ने कही थी और यही हमारा हेनरी लॉ होता है। अब देखो होता क्या है, स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आपका सील्ड पैक आपकी बोतल रहती है तो वहां पर क्या होता है, लगातार ये प्रेशर लगता रहता है, यानी जो गैसेस हैं जो ऊपर प्रेशर लगा रही हैं वो क्या करती हैं, वो लगातार क्या प्रेशर लगाएंगी, और प्रेशर लगाने से वो ज्यादा डिसॉल्व भी होती हैं। अब अंदर की तरफ जो गैस ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुकी है वो क्या करती है, वो बाहर निकलेगी। तो यानी होता क्या है, जो अंदर जो गैसेस हैं यानी नीचे की तरफ जो गैस है मेरे पास, ठीक है, और बात करेंगे ऊपर की तरफ जो मेरे पास गैसेस है, ठीक है, तो इनमें क्या रहता है, लगातार इक्विलिब्रियम बना रहता है। जो गैस ऊपर की तरफ है वो तो प्रेशर लगा के नीचे जाती है, अपने लिक्विड में जाती है, और नीचे जो लिक्विड में जो गैस ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुकी है वो अगेन बाहर निकलती है और ऊपर गैस स्टेट में जाने लगती है। यानी ऊपर और नीचे इस तरीके से क्या होता है, लगातार आपके पास इक्विलिब्रियम बना रहता है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि आपके पास ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर बना रह जाता है, और ये हमारे इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनती है, जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, गैस इन लिक्विड डिसोल्यूशन में हमारा जो इक्विलिब्रियम बनता है, जो हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम मेरा कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे दो टाइप बनते हैं। क्लियर है, तो देखो ये हमारा हेनरी लॉ से डिफाइन होता है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं थोड़ा सा हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि यानी जो फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है यहाँ पर कौन कौन से हमारे बेसिक इनकी कुछ बातें रहती है। तो देखो ध्यान दो एक बार, आपको देखो पहली बात क्या आपकी, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, यानी कि जो मेरा सिस्टम है वो पूरी तरीके से क्लोज्ड होना चाहिए, वहीं पर आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। एक चीज, दूसरी बात क्या है, बोथ द अपोजिंग प्रोसेसेस ऑकर्स एट द सेम रेट एंड देयर इज अ डायनेमिक
बट अ स्टेबल कंडीशन, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम क्या रहता है, मेरा एक रुकी हुई कंडीशन रहती है, एक स्टेबल कंडीशन रहती है, लेकिन प्रोसेसेस दोनों ही चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, है ना। तो ऐसे में क्या रहेगा, डायनेमिक कंडीशन है लेकिन एक स्टेबल कंडीशन भी है, ठीक है। तो ये वाली चीज है। अब देखो आपने देखा ना, दोनों ही प्रोसेस क्या थे, मेरे अपोजिट प्रोसेस थे, है ना। हम एक तरफ क्या करते, गैस डिसॉल्व हो रही थी और डिसॉल्व हुई गैस अगेन हमारी क्या गैस स्टेट में जा रही थी, तो क्या है, दोनों अपोजिट प्रोसेस लगातार चल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी होती है। इसके अलावा ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जितने भी मेजर करने वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। कैसे, जैसे कि मैंने बताया ना, प्रेशर, जो गैस का जो प्रेशर था वो पूरे टाइम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो वाली चीज है, ओके। अच्छा देखो, इसके अलावा क्या रहता है, इसके अलावा ये भी रहता है, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड for the physical process, it is characterized by the constant values of its parameters at a given temperature, ठीक है। यानी कि जब इक्विलिब्रियम जब आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या रहता है, जो हमारे कांस्टेंट रहते हैं वही हमें डिफाइन करते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। ये वाली चीज है। इसके अलावा क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटीज एट एनी स्टेज indicates the extent up to which the physical process has proceeds before reaching equilibrium, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट है। तो एक बार ये वाले जो पॉइंट्स है इनको अच्छे तरीके से नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे फर्स्ट 3 पॉइंट्स और 3 और 4 एंड 5, ये जो 5 पॉइंट्स है हमारे फिजिकल इक्विलिब्रियम के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको नोट जरूर कर लो। तो ये वाला पार्ट आपने नोट कर लिया अच्छी तरीके से कि हमारे पास जो फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पर हमारा जो फिजिकल इक्विलिब्रियम जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट भी हो जाता है। तो हमने एक टाइप का जो इक्विलिब्रियम है वो हमने कंप्लीट कर लिया, ओके। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप की, जो है हमारा कौन सा, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है हमारा, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस पे, ठीक है। अब हमें पता है, देखो केमिकल रिएक्शन में क्या रहता है, हमारा जो रिएक्टेंट रहता है वो मेरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है ना। अब देखो, अगर प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया आपको, प्रोडक्ट अगर आपका रिएक्टेंट में अगेन कन्वर्ट हो जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक टाइम ऐसा आता है कि जिस स्पीड से आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसी सेम स्पीड से क्या होगा, प्रोडक्ट भी क्या होगा, आपके रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और ये जो कंडीशन जो बनती है इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ओके। तो ये वाली चीज है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक बार देख लो डेफिनेशन क्या है। इन अ केमिकल रिएक्शन, chemical equilibrium is the state at which both the reactants and the products are present in concentration which have no further tendency to change with the time, so that there is no observable change इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, ओके। तो ये वाली चीज है, यानी कि देखो होने वाला है क्या, आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट आपके रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे, तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो वहां पर क्या रहेगा, दोनों ही बिल्कुल रुके हुए रहेंगे, यानी कि उनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि सिस्टम पूरी तरीके से रुका हुआ है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या, आपको पता है ये कौन सा है, ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। यानी कि प्रोसेस तो लगातार चल रहा है लेकिन दोनों साइड की जो स्पीड है ना वो बराबर हो जाती है, जिस कंडीशन से आपको क्या होता है, इक्विलिब्रियम, आपको जो रिएक्शन है वो आपको रुकी हुई दिखती है, यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है, ओके। तो इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो, अगर बात करें यहाँ पर, देखो क्या है, ए बी क्या है, ए बी यहाँ पर क्या आपके रिएक्टेंट्स है, ये क्या आपके पास रिएक्टेंट्स, ठीक है, और ये क्या है आपके प्रोडक्ट्स हैं। तो देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में, तो होने वाला क्या है, होता ही है कि रिएक्टेंट्स तो आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट क्या होता है, वो आपके रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। तो जो स्पीड होती है ना वो एक टाइम पर आकर के दोनों की बराबर हो जाती है, और ऐसी जो कंडीशन है उस टाइम पर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है, और उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब जैसे ग्राफ में आप देख सकते हो, जैसे कि देखो ये वाला ग्राफ क्या है आपका, ये वाला ग्राफ है आपके रिएक्टेंट का, और ये है आपका प्रोडक्ट का ग्राफ। और तो ग्राफ बिल्कुल सही भी है, क्योंकि आपको पता है होता क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम में स्टार्टिंग में अगर बात करेंगे तो क्या रहता है, उनकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम रहती है ना। अब देखो ओवर द टाइम क्या होगा, धीरे धीरे उनकी कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी, है ना, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे करके बढ़ेगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, एकदम बराबर हो जाती है, एकदम इक्वल, है ना, एकदम इक्वल, कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। देखो ध्यान रखना, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो रही है, क्या बराबर हो रहा है, उनकी कंसंट्रेशन का टाइम के साथ चेंज, उसमें कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा है। जो कंसंट्रेशन आपके इस टाइम पर थी, इस पॉइंट पर, वो यहाँ पर होगी, वही आगे बनी टी इक्वल टू 10 सेकंड ले लो, 20 सेकंड ले लो, 30 सेकंड ले लो, जो भी टाइम ले लो, हर एक टाइम पे जो कंसंट्रेशन जो आएगा ना वो इतना रहेगा, फिक्स हो जाएगा। और सेम आपके लिए प्रोडक्ट के लिए भी रहेगा, यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो एक टाइम पर आकर के फिक्स हो जाती है, और वो जो कंडीशन जब बनती है उसी को हम क्या कह रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम हम कह रहे हैं, ओके। तो ये वाली चीज है। अब देखो ध्यान रखना, एक दो छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर एक चीज, जब भी अगर केमिकल इक्विलिब्रियम आता है तो ये वाला सिंबल आपको हमेशा लगाना होता है। कभी भी रिएक्शन में अगर ये सिंबल लगा हुआ है, समझ जाना कि ये मेरा केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, यानी कि जिस स्पीड से मेरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं सेम स्पीड से मेरे प्रोडक्ट अगेन रिएक्शन करते हैं और वो क्या रिएक्टेंट्स को बना रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखना, सारा काम क्या है, रेट का, रेट कह लो या फिर आप कह सकते हो इससे स्पीड,
रेट और स्पीड, ठीक है, एक ही चीज होती है, ध्यान रखना। तो कभी भी रेट लिखा हो या स्पीड लिखा हो, बात एक ही है। क्या मतलब जिस स्पीड से आपकी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है वो आपकी क्या है, कांस्टेंट हो चुकी है। दोनों के लिए आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के लिए जो रेट होती है, जो स्पीड होती है, वो बराबर होती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं हमारे थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि यानी हमारे जो केमिकल इक्विलिब्रियम है इसकी क्या क्या खासियतें रहती है, हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट क्या है हमारा, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन्स अनचेंज। उनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखनी है। देखो ये मत कहना कि हाँ दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है, ये नहीं होता, ये कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो, वो अलग अलग भी रह सकते हैं, जैसे हमने ग्राफ में देखा था। लेकिन क्या आपका फिक्स रहेगा, बराबर आपका रहता है। कंसंट्रेशन में चेंज, वहां पर कोई चेंज नहीं आता, वो अनचेंज रहता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना और इस पॉइंट पे कभी कंफ्यूज मत होना। ओके, अच्छा, दूसरा क्या है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन रिमेन्स द सेम। यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या आती है, जब रिएक्टेंट्स मेरे क्या है, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो तो मेरी फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाती है। और बैकवर्ड क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स का अगेन रिएक्शन करके अपने प्रोडक्ट रिएक्टेंट का बनाना। तो इनकी जो स्पीड है ना, जो रेट है, वो आपकी बराबर होती है, ये बात ध्यान रखनी है। थर्ड क्या यहाँ पे, द केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक, ये तो हमें पता ही है। इसके अलावा क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, द रिएक्शन डज नॉट गो टू कंप्लीशन एट एनी डायरेक्शन। क्योंकि अगर तुमको पता है रिएक्शन कभी ऐसे में कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि कंप्लीट होने का मतलब क्या, कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके प्रोडक्ट को बना चुके हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स अगेन क्या बनता है, हमारे रिएक्टेंट बना देते हैं। तो रिएक्शन ऐसे साइकिल में एक लूप में लगातार चलती रहती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती है। और पांचवा पॉइंट क्या है, द इक्विलिब्रियम स्टेट डज नॉट चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, यानी अगर कभी भी कैटलिस्ट अगर आप डाल भी देते हो तब भी वहां पर इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये बेसिकली 5 पॉइंट्स हमारे पास रहते हैं, हमेशा ध्यान रखने, ठीक है। आगे जैसे हम पढ़ेंगे इन्हीं पॉइंट्स का कहीं ना कहीं रिपीटेशन होगा, तो अभी अच्छे से समझ लो। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो अब यहाँ पे एक बात आती है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। देखो यहाँ पे एक डाउट ये बनता है, तो बिल्कुल सही है। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे कंसंट्रेशन की, तो हमें पता है कि दोनों की कंसंट्रेशन, जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज तो नहीं आने वाला, ये तो ठीक है। लेकिन उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे निकालोगे, कि यार प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसे निकालें या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के टाइम पे कैसे निकाली जाए, तो ये अब एक क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए देखो हमारे पास एक लॉ होता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेकिन देखो इस लॉ को समझने से पहले हमें एक दूसरा लॉ होता है जिसको समझना जरूरी है। और वो लॉ कौन सा है, वो लॉ होता है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। पहले आपको ये वाला लॉ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम समझ जाओगे, जैसे कि आप आसानी से आपके रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन को कभी भी फाइंड आउट कर सकते हो, उनके बीच का रिलेशन भी निकाल सकते हो। ओके, अब देखो लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बस इतना ही कहता है हमारा कि आपका कभी भी कोई रिएक्शन होती है ना, तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, आपके प्रोडक्ट को बनाने वाले। तो ऐसी कंडीशन में जो रेट होती है, जो स्पीड होती है, वो आपके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बेसिकली हमारा लॉ बोलता है, ठीक है। यानी कि अगर बात की जाएगी, द लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट द रेट of a reaction is proportional to the product of the concentration of each reactant। यानी किसी भी रिएक्शन के अंदर जितने भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं, आप क्या करोगे, अगर उसकी स्पीड निकालनी है, कभी भी रेट निकालना हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना, उनके जो भी रिएक्टेंट्स हैं उन हर एक रिएक्टेंट के प्रोडक्ट का, उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कर देना, जिससे कि आपको रेट मिल जाएगी। तो ये बेसिकली हमारा लॉ बोलता है, ठीक है। यानी कि जैसे अगर बात करें इस इक्वेशन में बात करते हैं, जैसे ध्यान दो यहाँ पे क्या है, अगर रिएक्टेंट कौन से मेरे, ये यहाँ पर अगर देखें तो रिएक्टेंट्स ये मेरे हो जाते हैं, है ना, ये क्या है मेरे रिएक्टेंट्स, ठीक है। आपके नॉर्मल कंडीशन में अगर बात करेंगे, ये क्या है मेरे रिएक्टेंट, ए और बी मेरे रिएक्टेंट है, और स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, उनके नंबर है या उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो आप इसके लिए रेट लॉ कैसे लिखोगे, तो देखो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो रेट होती है, तो रेट क्या होगी मेरी, रेट इक्वल टू निकल के आएगी मेरी आएगी के क्या है मेरा कांस्टेंट रहता है, ये ध्यान रखना। इनटू में क्या आता है मेरा, इनटू में आता है ए की कंसंट्रेशन, इनटू में बी की कंसंट्रेशन। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी कंसंट्रेशन आती है हमेशा उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आप पावर में लगाते हो, ठीक है। यानी कि ए की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर आएगा और बी का यहाँ पर आएगा, और ये क्या रहेगी मेरी रेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज है, तो यही बोलता है हमारा रेट लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, यानी कि रेट कैसे निकाली जाती है वो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन से हम डिफाइन करते हैं। और वो क्या बोलता है, जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं, जो भी मेरे रिएक्टेंट होते हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन होती है उनको आप प्रोडक्ट कर दो, उनको मल्टीप्लाई में लिख दो, और ऐसे करके आप लिखोगे ना,
जो मेरे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उनको पावर में लगा देना। तो ये क्या होती है, मेरी रेट लिखने का तरीका हो जाता है। ठीक है, तो ये बस आपको लॉ पता होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अब हम बात कर सकते हैं हमारे मेन जो हमारे लॉ था, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ये क्या कहता है, देखो ये जो लॉ है आपको बताता है कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन में कैसे आप रिलेशनशिप लाते हो। ठीक है, उनमें कैसे रिलेशन आप निकालते हो। ठीक है, तो देखो इसको हम समझेंगे एग्जांपल से। जैसे कि देखो हम बात करें यहाँ पे रिएक्शन से समझते हैं। जैसे कि देखो ये क्या मेरे रिएक्टेंट्स हैं और ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब देखो हमारा रेट ऑफ मास सिलेक्शन क्या बोलता है, वो यही तो कहता है कि जो रेट आप कैसे निकालते हो, है ना, वो हमें पता ही है हम कैसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक बार ध्यान दो कि अगर आपकी ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो आपको ये बात पता है ना कि जो रेट होती है फॉरवर्ड रिएक्शन की और जो बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट होती है वो हमेशा बराबर रहती है। ये चीज हम ऑलरेडी जानते हैं कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी सेम, ये हमें पता ही है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट, तो वो कैसे लिखोगे, अपने मास सेक्शन लॉ से। तो यहाँ पर कैसे लिखोगे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, वो हो जाएगा के इंटू में ए की कंसंट्रेशन इसकी पावर ए और इनटू में बी की कंसंट्रेशन और इसकी पावर बी। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, है ना। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी तो लिख सकता हूं क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, तो उसके लिए क्या लिखोगे, देखो अगर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बात की जाएगा तो मेरे रिएक्टेंट्स कौन होंगे, बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स हो जाएंगे सी और डी, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे लगा देते हैं और ये हो जाएगा के इंटू में सी की कंसंट्रेशन की पावर सी और इनटू में डी की कंसंट्रेशन की पावर डी। तो इस तरीके से क्या हो, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट लिख सकते हो और हमें पता है कि दोनों ही बराबर है तो हमने इक्वल का साइन भी लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्योंकि अलग अलग कांस्टेंट है तो इसके लिए मैं लिखता हूँ फॉरवर्ड और इसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे बैकवर्ड। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाली चीज है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो अब इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि आपके पास के एफ अपन के बी अगर मैं निकाल लूँ तो वो क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो के एफ यानी दोनों कांस्टेंट को अगर मैं एक तरफ ले लूँ तो के एफ अपन के बी इक्वल टू आ जाएगा मेरा क्या, सी की कंसंट्रेशन की पावर सी इंटू में डी की कंसंट्रेशन की पावर डी अपॉन में ए की कंसंट्रेशन की पावर ए इंटू में बी की कंसंट्रेशन की पावर बी। इसे कैसे लिख सकता हूँ ना, तो ये जो वैल्यू निकल के आती है इसी को मैं बोलता हूँ क्या, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। ठीक है, तो ये क्या रहता है, मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मेरा फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, और यही क्या है मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला और इसी को मैं कहता हूँ क्या, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि देखो हमारा लॉ ये बोलता है कि आपके लिए जो आपके जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है इनका जो रेशियो होता है ना वो एक कांस्टेंट के बराबर रहता है और यही मेरा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसमें आप ध्यान दो, यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर देखो आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी है और आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी है और उनके बीच का जो रिलेशन है वो आप इस एक सिंगल फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए रहता है। ठीक है, तो ये वाली चीज है। ओके, तो हमारा लॉ क्या बोलता है, लॉ हमारा यही बोलता है कि एट अ गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशंस of the reactant raised to their individual stoichiometric coefficient has a constant value। ओके, यानी तो रेशियो आता है बेसिकली आपके प्रोडक्ट का और आपके रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन का, वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम लॉ और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कोई भी नाम से आ सकता है, दोनों ही नाम हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो एक बार पूरी लाइन को नोट कर लेना अच्छे से। तो आपने इसको नोट कर लिया ना, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लिया हमारा लॉ क्या है, सिंपल है। बस आपको ध्यान कर रखना है, आपको ध्यान रखना है ये वाला जो फॉर्मूला है, देखो ये जो फॉर्मूला है आपको ध्यान रखना, स्टार मार लगा के रखना, 3 स्टार लगा के रखना, मैं तो ये कर रहा हूँ क्योंकि इस अगर बात करें चैप्टर के अंदर तो ये वाला जो फॉर्मूला है आपका बहुत ही ज्यादा यूज में आने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले नोट जरूर कर लेना। जैसे मैंने था एक पेज बना लेना, पेज में आप ये सारे फॉर्मूले नोट करते हुए चलना। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला ये हमारा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे लिए रहने वाला है और अभी हम थोड़ा बहुत इसके बारे में और समझेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तो देखो ये हमारे बेसिकली हमारे दो टाइप का हमारे पास रहने वाला है। कौन सा रहेगा, एक तो रहेगा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन की टर्म्स में एक तो मेरा रहने वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और एक रहेगा कौन सा, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर की टर्म में मेरा एक अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनता है। तो एक तो रहता है मेरे पास के सी, ठीक है, और एक रहता है मेरा केपी। ये दो टाइप का क्या है मेरे पास इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके दोनों के बारे में जानेंगे कौन से हम कब यूज में लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, पहले हम बात करेंगे हमारे कंसंट्रेशन टर्म में। अब देखो केसी आपका यूज में कब आता है, यानी कि देखो जो मैंने फॉर्मूला लिखा था के इक्वल्स टू क्या था मेरा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है डिवाइड बाय मेरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यही तो था ना मेरा रिएक्टेंट। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात करेंगे कभी भी कंसंट्रेशन अगर वर्ड यूज में ले रहे हो, यानी कि कभी भी ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिख रहे हो, नीचे लिख रहे हो अपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो ऐसी कंडीशन में जो के होता है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो मेरा केसी कहलाता है। ठीक है, देखो सी क्या है, सी फॉर कंसंट्रेशन, सी का मतलब क्या है, सी है मेरा कंसंट्रेशन,
सी क्या है मेरा कंसंट्रेशन यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो यानी कि कभी भी कोई रिएक्शन आप लिखने वाले हो और वहां पर आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्ड को यूज में लेने वाले हो ना, समझ जाना क्या वहां पे केसी निकालने वाले हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर पूछा जाए क्वेश्चन में केसी निकाल के दिखाइए, यानी कि आपको वहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपको चाहिए होगी, ठीक है, जो कि मोल पर लीटर में आपकी रहती है, मोलैरिटी ज्यादातर जो रहती है वो हमारे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि हमने जो अभी लिखा था ना, जैसे हमने लिखा था ना क्या कि ए प्लस बी, मान लो जैसे कि आपका सी बना रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर मुझे केसी पूछा जाए तो केसी कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आएगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आएगी नीचे, ठीक है। तो यानी कि क्या आ जाएगा मेरा, सी की कंसंट्रेशन मेरी ऊपर आएगी अपॉन में ए की कंसंट्रेशन और इनटू में बी की कंसंट्रेशन। जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, लिखने का तरीका सेम ही रहेगा, बस आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन लगानी है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। और ध्यान रखना, अगर यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट होता, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए बी या सी अगर होता, तो यहाँ पर उसको पावर में जरूर लगाते, ठीक है। तो ये वाली चीज है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है इस एक पार्ट पे, ओके। अच्छा, अगर मैं बात करूंगा प्रेशर के केस में, तो प्रेशर देखो आप कब यूज में लेते हो, देखो ये वाली चीज आपको कब यूज में ली जाएगी, प्रेशर। प्रेशर आपका यूज में आता है गैस में, यानी कि अगर आपके रिएक्टेंट्स गैस कंडीशन में है तो आपको पता नहीं कि केवल गैसेस ही होती हैं जो प्रेशर लगाती हैं, ये वर्ड उन्हीं के लिए आता है। तो अब आपके पास देखना पड़ेगा आपको कि आपके जो भी रिएक्शन दी हुई है उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि ये गैस स्टेट में है, तभी आप लगाते हो केपी, ठीक है। केपी कब आता है, जब आपका प्रेशर आता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जैसे कंडीशन कुछ ऐसी होगी, जैसे स्मॉल ए कैपिटल ए है और ये आपकी गैस स्टेट में कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर ये, और ये क्या बन रहा है आपका, यहाँ पर आपको बन रहा है सी सी और आपका गैस फेज में, यानी कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है आपके, और जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपकी गैस फेज में होने चाहिए, तब हम निकालते हैं। जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं वो हमारा होता है केपी, पर वहां पे थोड़ा सा चेंज आता है। क्या, देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, के लिखेंगे, के पी की बात करेंगे, पी मतलब प्रेशर, पी का मतलब क्या यहाँ पे प्रेशर होता है, ठीक है। अब देखो प्रेशर आने वाला है तो यानी कि हम यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं लेते, यहाँ पर हम बात करेंगे पार्शियल प्रेशर की, यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इसकी पावर सी अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए इनटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर स्मॉल बी। यानी कि देखो यहाँ पर हम क्या करने वाला है, यहाँ पर हम बात करेंगे प्रेशर टर्म की, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे पहले क्या था, पहले था के सी, सी फॉर कंसंट्रेशन, यानी हमने वहां पे कंसंट्रेशन लिया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर अपॉन में नीचे किसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यहाँ पर हम बात करेंगे हम बात करेंगे प्रेशर की, और प्रेशर यानी कि पार्शियल प्रेशर की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर हम लिखेंगे प्रोडक्ट की पार्शियल प्रेशर को और नीचे हम लिखेंगे रिएक्टेंट के पार्शियल प्रेशर को। और ध्यान रखना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वही सेम चीज है, जो भी हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेंगे उसको आप ऊपर पावर में जरूर लगाओगे, ओके। बस इतनी सी बात है। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर क्या है मेरा पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो ये वाली चीज है, और किसका, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर ऊपर आएगा और नीचे किसका आएगा, नीचे आएगा मेरा पार्शियल प्रेशर किसका, पार्शियल प्रेशर किसका आएगा, मेरा रिएक्टेंट का, ठीक है। तो ये वाली चीज है, तो आपको बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो केसी और केपी का कब यूज लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहता है, क्योंकि एग्जाम में आपको यहाँ चीज आप जरूर फंसते हो, ये केसी कब निकालना और केपी कब निकालना, ये डाउट्स मैंने बहुत देखा है। तो देखो ध्यान रखना, केसी कब निकालते हो, जब कंसंट्रेशन की बात हो रही है, मोलरिटी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी दिया हो प्रेशर तो क्या निकालोगे, तो आप निकालोगे केपी। और ध्यान रखना प्रेशर में भी आपको किसका यूज लेना है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर आपको यहाँ पे यूज में लेने हैं, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाना बिल्कुल मत भूलना, यानी ए और बी जो है उनके अकॉर्डिंग उनको पावर में जरूर लगाना है आपको, ठीक है। तो ये चीज आपको स्पेशली आपको ध्यान रखनी, ठीक है। और ये हमारा दूसरे नंबर का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर हमारा रेडी हो जाता है, तो अगेन इनको भी नोट करके रखना, ओके, क्लियर है, ओके। अब देखो अब हम बात करेंगे हमारे केसी और केपी के बीच में रिलेशन में, क्योंकि देखो अगर हम बात करेंगे केसी और केपी तो इनके बीच में रिलेशन भी अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि अगर कोई गैस अगर रिएक्शन दी हुई है ना, तो गैस रिएक्शन के लिए आप प्रेशर का वर्ड भी यूज में ले सकते हो और वहां पर आप कंसंट्रेशन वर्ड भी यूज में ले सकते हो, ठीक है। तो वहां पर आपको ज्यादातर ऐसी कंडीशन में केसी और केपी के बीच का रिलेशन अक्सर देखा जाता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो होता क्या, हम बात करते हैं रिएक्शन से, जैसे कि आपकी ये एक रिएक्शन लिखी हुई, ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए अगर मान लो मुझे केपी लिखना हो तो कैसे लिखोगे, सिंपल इस तरीके से लिख सकते हो। ऊपर क्या करना है, देखो यहाँ पर ध्यान दो, केपी अगर मैंने लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखा है आपके पास, देखो सी का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर आ गया, डी का पार्शियल प्रेशर ऊपर आ गया, यानी प्रोडक्ट्स का पार्शियल प्रेशर ऊपर, और उनके ऊपर क्या साथ में, उनके ऊपर साथ में इनके पास इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और नीचे क्या है आपका ए का और बी का पार्शियल प्रेशर आपको दिया हुआ है विद उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो कि उनके पावर में, ठीक है। अब देखो आपको एक चीज पता होगा, क्या पता है आपको पता है कि पी वी इक्वल्स टू क्या होता है आपका, एनआरटी आपका होता है, ये चीज आपको पता ही है ना। और यहां से आप एक चीज डिफाइन करते हो क्या, कि P इक्वल्स टू क्या होता है, NRT अपॉन में V, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और N अपॉन V यानी मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मैं कहता हूं कंसंट्रेशन कहता हूं। यानी कि यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि P इक्वल्स टू CRT भी आप ऐसे लिख सकते हो,
ठीक है। तो ये वाली चीज है, यानी देखो यहाँ पर आप ध्यान दो फॉर्मूले के अंदर, तो अब प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में पे रिलेशन मिल गया ना, तो अगर इनके बीच का रिलेशन पता है तो उसको अगर मैं यहाँ पर यूज में ले लूंगा तो मेरा काम आगे बढ़ जाएगा। यानी कि तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम ये करेंगे कि जो P = CRT था उसको हम हर एक के लिए लिख देंगे, ठीक है। तो C के लिए भी मैंने लिखा, D के लिए भी लिखा, A के लिए भी लिखा और B के लिए भी लिखा, और RT क्या होगा, हर एक में कॉमन आ जाएगा, तो उनको हम अलग से लिखेंगे उनकी पावर के साथ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे कि RT है जो नीचे था और ऊपर था उसको डिवाइड में लगा देंगे। देखो यहाँ पे है ना, RT नीचे भी है और ऊपर भी है, तो इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये पावर में माइनस में आ जाएगा, तो हमने देखो माइनस यहाँ पे कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो ध्यान दो, ये जो पार्ट लिखा हुआ है C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A और B की पावर B, ये क्या है, ये मेरे Kc ही तो है। देखो ध्यान दो, Kc हमारा क्या था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और वही यहाँ पर लिखी हुई है, यानी इसको मैं Kp जो Kc है उसको मैं लिख सकता हूँ, यानी कुछ इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, मेरा Kc हो जाएगा। और यहाँ पर जो C + D और A + B, इसको मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा एन। अब डेल्टा एन क्या है मेरा, डेल्टा एन है मेरा क्या, आपका क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। देखो आपको पता है क्या है, C और D क्या थे, C और D थे आपके नंबर किसके, आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स के, है ना, और A एंड B क्या है, A एंड B थे आपके रिएक्टेंट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स थे, तो A भी आपके रिएक्टेंट्स के नंबर्स हैं और C और D क्या है आपके प्रोडक्ट के नंबर हैं। तो यानी कि हमने क्या किया, प्रोडक्ट्स के जो नंबर थे, टोटल जो प्रोडक्ट्स थे उसको हम माइनस करने किससे, आपके रिएक्टेंट्स के टोटल नंबर से, और वो आपका डेल्टा एन यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये आपको ध्यान रखना, डेल्टा एन क्या रहता है, वो रहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ओके, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मोल्स, तो ये वाली चीज है। अब देखो ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला आप यूज में लेते हो Kp = Kc RT की पावर डेल्टा है, यानी इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि Kp = क्या होता है, Kc और RT की पावर क्या है, डेल्टा n है। ये बेसिकली है मेरा फॉर्मूला, मेरा हो जाता है। ओके, अब देखो ये फॉर्मूला स्पेशली कब यूज में लेते हो, आपके गैसियस कंडीशन में, यानी कि आपके पास रिएक्शन कौन सी होनी चाहिए, गैस आपके प्रोडक्ट्स आपके होने चाहिए, यानी जो आपके प्रोडक्ट्स हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपकी गैसियस कंडीशन में होने चाहिए, तब आप ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज में लेते हो। ध्यान रखना, डेल्टा एन जो ले रहे हैं ना, आप किसकी बात करें, गैस की, गैसियस प्रोडक्ट होने चाहिए और गैसियस रिएक्टेंट होने चाहिए। अगर कभी भी रिएक्शन में मान लो आपको सॉलिड या लिक्विड दिया हुआ है तो वहां पर आप उनके जो नंबर्स हैं उनको आप काउंट नहीं करोगे। ओके, ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। ओके, तो ये वाला रिलेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा थर्ड जो हमारा फॉर्मूला आ जाता है इसको भी एक बार नोट जरूर कर लेना। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये वाला पार्ट हमने नोट कर लेना, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते हुए चलना, ठीक है, नंबर डालते हुए चलना कौन सा फॉर्मूला हमारा चल रहा है। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा हमारे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं, इनकी क्या क्या खासियत रहती है। ठीक है, तो देखो पहली बात क्या है, एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एप्लीकेबल ओनली when concentration of the reactants and the products have attained constant value at the equilibrium state। ठीक है, देखो equilibrium constant कब आता है, वो तभी आएगा जब आपके पास equilibrium की कंडीशन रहेगी, और वो कब होती है, जब आपके पास रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बराबर होती है। सिंपल बात है ना, पहली बात लिखी सिंपल है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपके पास जो भी रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अच्छा, थर्ड क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट ये है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट हैविंग वन यूनिक वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय बैलेंस इक्वेशन एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये डिपेंड किस पे करता है, देखो ये हमारे कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है हमारे किस पे, टेम्परेचर पे। ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू होती है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, समझ गए ना। अगर देखो आपके पास ऐसा ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा कहीं ना कहीं कि आपको बताना होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल डिपेंड ऑन विच कंडीशन। ओके, तो आपको कंसंट्रेशन देगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, टेम्परेचर, और एक कोई फोर्थ ऑप्शन दे देगा, तो आंसर क्या रहेगा आपका, टेम्परेचर इसका आंसर रहेगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, किस पर डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन पे, किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। ओके, अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, तो देखो ध्यान रखना, अगर मैं बात करूंगा रिवर्सिबल रिएक्शंस की, तो ये क्या रहती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें आपके प्रोडक्ट आपके जो रिएक्टेंट है वो आपके प्रोडक्ट को बनाए और प्रोडक्ट आपका अगेन रिएक्टेंट को बना दे, तो ये जो रिएक्शंस होती है इनको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, अब रिएक्शन आगे से हो रही हो चाहे वो पीछे से हो रही हो, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, तो ये वाली वो इनवर्स हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके,
तो इनवर्स वैल्यू आपको निकल के आती है। यानी जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन के मतलब आपको देखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 7 दे रखी है ना, तो बैकवर्ड के लिए क्या रहेगा, वो 1/7 हो जाएगी। तो बस ये वाली चीज है। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट्स की कि केपी और केसी इनकी यूनिट्स क्या होती है। तो देखो इसके लिए मैं आपको एक सीधा सीधा फॉर्मुला बता रहा हूँ, फॉर्मुला डायरेक्ट लिख लेना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मुला क्या है, वो ये है। अब देखो ये क्या है, केसी की यूनिट होती है क्या, देखो पता है सी क्या होता है, कंसंट्रेशन। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन मोल पर लीटर आपके पास आने वाला है, तो मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन, ये आपका क्या रहेगा, आपका केसी की यूनिट निकाल सकते हो। ठीक है, इससे। और दूसरा क्या है, केपी के लिए क्या होता है, केपी पी फॉर प्रेशर, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, बार या एटीएम होती है। तो यहाँ पे क्या था, बार इंटू में इसकी पावर क्या है, डेल्टा एन। और आप ये भी लिख सकते हो कि एटीएम की पावर क्या है, डेल्टा एन। ये दोनों में से आप किसी भी फॉर्मूले को यूज पे ले सकते हो। ठीक है, बार या एटीएम, ध्यान रखना आएगा क्या, आएगा आपके यहाँ पे प्रेशर की कोई यूनिट आएगी। ओके, अब डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन अगेन वही सेम चीज है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ओके, तो ये वाली चीज सिंपल है, आराम से निकाल पाओगे, सिंपल चीज रहेगा। बस आपको डेल्टा एन की वैल्यू सही निकालनी है, वो बस नंबर आपको यहाँ पे रख देना है, नंबर यहाँ पे रख दोगे ऑटोमेटिक आपकी यूनिट आ जाएगी। ओके, ये वाली चीज है। अब देखो, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की कि आपके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है। अब तो इसकी एप्लीकेशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शंस को काफी अच्छे तरीके से डिफाइन करती है। ठीक है, तो क्या क्या एप्लीकेशन है, इसकी मोस्टली 3 हमारी एप्लीकेशन रहने वाली, कौन कौन सी, देखो पहली क्या है, पहली जो फर्स्ट जो मेरी एप्लीकेशन है वो ये बोलती है कि प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। यानी कि कोई रिएक्शन कितनी हुई है वो आप के जो अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू देकर के आप डायरेक्टली बता सकते हो। तो ये काफी अच्छी एप्लीकेशन है। दूसरी क्या है, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, यानी हमारी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है या बैकवर्ड रिएक्शन होने वाली है, ये दोनों ही आप अच्छा पता कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो पता ना कि इक्विलिब्रियम में आपका क्या होने वाला है, आपके रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट भी बना रहे हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी बना रहे हैं, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, आपकी फॉरवर्ड में होनी चाहिए या बैकवर्ड में होनी चाहिए, तो वो डायरेक्शन भी आप इससे पता कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा सबसे बड़ा फायदा, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, या इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो कंसंट्रेशन होती है वो आप कैसे निकालते हो ये भी आप पता कर सकते हो। और देखो इसके लिए जो फॉर्मुला होता है, एक्चुअली में जो फॉर्मुला था ना के इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो अगर के पता है आपको तो उससे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इनकी कंसंट्रेशन भी आप निकाल सकते हो उस फॉर्मुले की मदद से। तो तीसरा वाला पॉइंट तो आपको ऑलरेडी पता ही है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे किसकी, फर्स्ट वाले पॉइंट की और आपके सेकंड वाले पॉइंट की। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट वाले पॉइंट की, यानी कि प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि के की मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, उसकी वैल्यू क्या है, उसके बेसिस पे आप डायरेक्टली बता सकते हो कि भाई आपके पास जो रिएक्शन है उसकी वो कितनी कंप्लीट हो चुकी है, वो कंप्लीट हुई है, स्टार्ट में है, वो सब आप पता कर सकते हो। कैसे, देखो डायग्राम देखना, एक ही बार में समझ जाओगे। डायग्राम क्या हमारा, देखो अगर आपका जो केसी है जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अगर 10 की पावर -3 से लेके 10 की पावर 1 के बीच की है, इस बीच में अगर कभी भी के की कोई भी वैल्यू आ जाती है तो समझ जाना कि आपके पास वहां पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन अभी चल रही है। ओके, सीधी सीधी बात है। अगर के की वैल्यू यानी जो के है उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन अगर होती है 10 की पावर 3 से, तो ऐसी कंडीशन में समझ जाना क्या होने वाला है, आपकी रिएक्शन कंप्लीट होने की तरफ चल रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपकी चल रही है। ओके, सिंपल चीज है, यानी कि वो आपकी कंप्लीट होने वाली, एक्सट्रीम लार्ज अगर वैल्यू अगर आ जाती है समझ जाना कि आपकी रिएक्शन कंप्लीट होने जा रही है। ओके, सीधी सीधी बात है, ऑलमोस्ट कंप्लीटेशन। ओके, सिंपल चीज। और अगर के की वैल्यू 10 की पावर -3 से कम है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन अभी स्टार्ट भी नहीं हुई, यानी बहुत कम हुई है, यानी कि रिएक्शन हार्डली प्रोसीड्स, इतनी सी बात है। तो K इज लेस देन अगर 10 की पावर -3 अगर ऐसा होता है तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, रिएक्शन बहुत कम हुई होगी, 10 की पावर 3 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब रिएक्शन बहुत ज्यादा हो चुकी है, कंप्लीट होने वाली है। और इसके बीच में अगर रहती है 10 की पावर -3 से 10 की पावर 3 के बीच में रहती है, मतलब समझ जाना क्या कि वहां पर आपके पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चल रही है। सिंपल चीज। ओके, तो ये वाली पार्ट है, आसान है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, यानी रिएक्शन आपकी किस डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड जाने वाली है या बैकवर्ड जाने वाली है। ठीक है, तो सिंपल चीज है। अब देखो इसके लिए क्या आपको एक छोटी सी चीज पहले पता होनी चाहिए, पहले हम वो देखते हैं। क्या, देखो अगर हम बात करें किसी भी रिएक्शन के लिए, तो अगर वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम, ओके, तो ऐसी कंडीशन में जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है और जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, इसका जो रेशियो होता है ना, इसको मैं बोलता हूँ रिएक्शन कोशेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट कहते हैं, जिसको हम Q से डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये वाली चीज है। अब देखो, अब समझो थोड़ा सा, इफ Q इज ग्रेटर देन Kc, यानी QC की वैल्यू अगर Kc से ज्यादा है, यानी रिएक्शन कोशेंट अगर निकाला जाए कभी भी किसी भी रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम में ना हो, ऐसी कंडीशन में तो क्या होने वाला है, तो QC अगर Kc से ज्यादा है तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि रिवर्स रिएक्शन वहां पे होने वाली होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इफ QC इज लेस देन Kc, ओके, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देन द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपनी रिएक्शन होने वाली है। ओके, फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर दोनों ही बराबर जब आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ चुकी है। ठीक है, तो ये वाली चीज है।
तो तब क्या है आपका, तब आपका इक्विलिब्रियम आपका आ चुका होता है। तो ये वाली बात रहेगी, यानी कि आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी आपको कंडीशन जैसे दे दी जाए, है ना, जैसे कि आपको क्वेश्चन में पता है कैसे देखने को मिलेगा, क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन आपको दी जाएगी और आपको बताया जाएगा कि Kc की वैल्यू ये गिवन है, ये भी गिवन होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्यूसी की वैल्यू, रिएक्शन कोशेंट आपको निकालना पड़ेगा और रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी केसी से मैच करके। अगर वो उसके बराबर आ गई तो समझ जाने कि इक्विलिब्रियम आ गया। अगर क्यूसी की वैल्यू ज्यादा आ गई मतलब क्या, रिवर्स रिएक्शन होने वाली है। और क्यूसी की वैल्यू केसी से अगर कम आ जाती है, ये वाली कंडीशन अगर बनती है, तो यानी कि क्या होगा, आपका फॉरवर्ड रिएक्शन आपकी होने वाली है, यानी कि रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपकी चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो किसी भी रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम में नहीं है वो फॉरवर्ड जा रही है या वो बैकवर्ड जा रही है। तो स्पेशली किसके लिए, हमारी जो रिवर्स रिएक्शंस होती है उनके लिए वाली बात होती है। ओके, तो ये वाला पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, तो बच्चों आपको ये वाला पार्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया ना कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, देखो हमें काफी सारी चीजें बता रहे हैं, है ना, हमें ये भी बता रहा है कि जो रिएक्शन है वो कितनी एक्सटेंट तक कंप्लीट हो चुकी है या नहीं हुई है, ये भी हमें पता चल रहा है। प्लस हमें ये भी पता चला कि अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं भी है तो भी ऐसी कंडीशन में आप उसकी वैल्यू देख करके प्रेडिक्ट तब भी कर सकते हो कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है ना। इसके अलावा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप उसके फॉर्मुले से भी निकाल सकते हो। के की वैल्यू पता है, चाहे वो के सी हो चाहे वो के पी क्यों ना हो, ठीक है, तब भी आप उस के की वैल्यू से आराम से निकाल सकते हो कि भाई प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या क्या होने वाली। ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहां पर कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा कौन सा, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, रिएक्शन कोशेंट Q एंड गिव्स एनर्जी G। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में अब हम रिलेशन देखने वाले हैं। ठीक है, इनका क्या रिलेशन रहता है। ठीक है, अब देखो ये वाला पार्ट थोड़ा सा आपके थर्मोडायनेमिक्स से लिया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है आपको थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट थोड़ा अच्छे से आता होगा। वहां पर एक फॉर्मुला आता है, उस फॉर्मुले से बस सारा काम अपना हो जाएगा। देखो क्या है, देखो अगर हम बात करें किसी भी रिएक्शन के लिए तो आपको पता है कि जो डेल्टा G होता है वो किसके बराबर होता है, वो इक्वल टू होता है डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। ये बेसिकली हमें पता है। ठीक है, ये फॉर्मुला एक ऐसा है जो आपके गिव्स एनर्जी, जो आपका जो फॉर्मुला है ये आपके थर्मोडायनेमिक्स से लिया हुआ है। ठीक है, तो आपको वहां पे ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है आपके लिए, बस हमेशा ध्यान रखना, फॉर्मुला नोट करके लिखना कि गिव्स एनर्जी से आप क्या कर सकते हो, गिव्स एनर्जी और जो रिएक्शन कोशेंट है उसके बीच का रिलेशन क्या होता है, वो ये फॉर्मुला रहता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो जब आपके पास आता है इक्विलिब्रियम, तब देखो थोड़ा सा चेंज आता है ना। देखो इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या रहता है, देखो ये फॉर्मुला आप लेते हो कब, जब आपकी नॉर्मल कंडीशन रहती है, नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन यानी मतलब क्या है, जब आपका इक्विलिब्रियम नहीं आया। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तब क्या होता है, देखो ध्यान दो, अगर कभी भी जब इक्विलिब्रियम आता है ना, इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम अगर कभी भी आ जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या रहता है, होता ही है कि जो डेल्टा G होता है उसकी वैल्यू उस टाइम पे 0 होती है। ठीक है, एक बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। और आपको पता है जब इक्विलिब्रियम आता है तो Q की वैल्यू K के बराबर हो जाती है। ये दो चीज आपको पता ही है ना। तो अगर मैं दोनों चीजों को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो देखो थोड़ा सा चेंज आएगा फॉर्मुले में। क्या चेंज आएगा, डेल्टा G मैंने यहाँ पे रख दिया 0, ये तो मेरा हो गया 0। ठीक है, और इसकी जगह मैं क्या रखने वाला हूँ, यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ K। तो यानी कि क्या हो जाएगा मेरा, डेल्टा G इक्वल टू 0 और डेल्टा G नॉट प्लस RT ln K, ये बेसिकली आ जाएगा ना। और जिसको मैं थोड़ा सा सही से लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो डेल्टा G नॉट है उसको तो मैं एक साइड रहने दूं और RT ln K को दूसरी साइड भेज दूं, तो मुझे एक नया फॉर्मुला बन जाएगा। और फॉर्मुला क्या निकल के आएगा, फॉर्मुला निकल के आएगा ये वाला, फाइनल जो फॉर्म आएगा ये कैसा है, एक बार थोड़ा देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, डेल्टा G को एक तरफ रखो, क्या आएगा आपका, डेल्टा G नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का RT ln K, है ना। और यहाँ पर RT को मैं इस साइड भेज देता हूँ और एंटी लॉग अगर मैं ले लूँ तो मुझे ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुला अगेन निकल के आता है कि आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और जो गिव्स फ्री एनर्जी, जो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा G नॉट क्या है मेरा, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो इसके बीच का रिलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा इस फॉर्मुले में एक चीज और देखने को मिलती है, हमने क्या बोला था, हमने पढ़ा था ना कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये हमने पढ़ा था, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये चीज हमने पढ़ी थी। अब देखो इसमें आप देख भी सकते हो के की फॉर्मुले में यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो जो हमने बातें पढ़ी थी वही देखो फॉर्मुले में भी आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कभी भी पूछ लिया जाए कि हाउ विल यू डिफाइन लाइक के विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इस टाइम कोई क्वेश्चन मान लो आ जाए, ऐसे कोई पूछ ले तो क्या होगा, ये फॉर्मुले से आप बता सकते हो बहुत ही ईजी वे में। क्लियर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला रहेगा ये। पहला वाला फॉर्मुला भी आपको ध्यान रखना है, नंबर फर्स्ट गिव्स फ्री एनर्जी का, और दूसरा के का जो फॉर्मुला था ये भी। तो आप इस फॉर्मुले का भी यूज में ले सकते हो, इसका भी यूज में ले सकते हो, कोई भी यूज में ले सकते हो, सारे फॉर्मुले सेम ही है, बस अलग अलग फॉर्म में हमने लिखा है और कुछ नहीं है। ओके, अच्छा अब जो बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि जो इक्विलिब्रियम होता है उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे, ये सारे फैक्टर्स, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज एडिशन ऑफ इनर्ट गैस
और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ये आपके 6 से पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर ये कभी भी इनमें कोई चेंज आता है या किसी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी अगर होता है तो ऐसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जाता है, मेनली हम इस पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और इसको समझने के देखो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल आता है जो मेरा आता है ली शैटेले प्रिंसिपल, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल है ली शैटेले प्रिंसिपल, इसकी मदद से आप कभी भी किसी भी इक्विलिब्रियम में अगर कोई चेंज आता है, किसी भी प्रकार का इफेक्ट कुछ भी आ जाए तो इससे आप उसे सॉल्व करोगे। कैसे आप ये प्रिंसिपल समझना देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है, ओके। देखो प्रिंसिपल क्या है हमारा, इट स्टेट्स दैट अ चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन of the system will cause the system to change in such a way, in such a manner so that reduce or to contract the effect of the change, ठीक है। सीधी सी बात है, यानी कि देखो होने वाला ये है कि जैसे कि मान लो प्रेशर, कंसंट्रेशन या वॉल्यूम में अगर कभी भी कोई चेंज आता है ना, या कोई भी चीज हो उसमें अगर कोई चेंज आएगा तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में वो चेंज खत्म होता हुआ आपको दिखता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल से समझेंगे, फिलहाल के लिए बस वर्ड का मीनिंग समझ लो थोड़ा सा। जब मैं एक एक करके हर एक के बारे में बताऊंगा कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट का या कंसंट्रेशन या प्रेशर का या वॉल्यूम का, तो ये वाली लाइन और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिलहाल के लिए लाइन क्या है, स्टेटमेंट हमारा यही बोलता है सिंपल लैंग्वेज में कि अगर कभी भी कोई प्रेशर, कंसंट्रेशन या वॉल्यूम या किसी भी प्रकार कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी होता है तो जो चेंज बनेगा उस इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में वो चेंज हमारा खत्म होता जा रहा है, ठीक है। ये चीज है, सिंपल बात, ओके। अच्छा देखो इसके अलावा क्या है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रिया, यानी कि चाहे आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम हो चाहे वो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम क्यों ना हो, ये लॉ दोनों पे ही अप्लाई होता है, ठीक है। अब एक एक करके हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये लॉ अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे इसकी चेंज इन कंसंट्रेशन की, ठीक है। अब इसके लिए हम लिखते हैं रिएक्शन। देखो हमने एक रिएक्शन लिखी हुई है, क्या रिएक्शन लिखी हुई है कि H2 + I2 आपका 2HI आपका बना रहा है, ठीक है। सिंपल बात है। अब देखो ये हमारे इक्विलिब्रियम में भी है क्योंकि आप सिंबल देख के बता सकते हो कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन ऑलरेडी हमें मिली हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट है, यहाँ पर क्या ये तो मेरा रिएक्टेंट है और यहाँ पर ये क्या है मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो कंसंट्रेशन में चेंज आप कैसे ला सकते हो, जैसे कि अगर मान लो मैं ऐसा करूं कि मैं उसमें और रिएक्टेंट्स में डाल दूं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, हम ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि रिएक्शन हो रही है, मैंने प्रोडक्ट को निकाल दिया तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम भी कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। या फिर मान लो अलग से रिएक्शन के अंदर मैंने HI और डाल दिया, 2HI था तो हाइड्रोजन आयोडाइड मैंने और डाल दिया, तो ऐसे में क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगेन बढ़ जाएगी। या फिर मान लो मैंने ऐसा किया कि H2I2 की मात्रा मैंने थोड़ी कम कर दी, थोड़ा उनका वैल्यू कम कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में अगेन कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। यानी किसी भी तरीके से चाहे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी भी कंसंट्रेशन का बढ़ा लो या घटा लो किसी भी तरीके से, तो ऐसे में क्या होगा, कंसंट्रेशन में चेंज आएगा। अब सवाल है कि भाई इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा कि बैकवर्ड में जाएगा। तो देखो सिंपल बात इतनी सी आती है कि अगर आप क्या करते हो कि अगर आप जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर मैंने कम किया तो यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होने वाली है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी रिएक्शन मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि ऐसे भी समझ सकते हो, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीजेज तो डायरेक्शन क्या होगी आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेज डायरेक्शन क्या होती है आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन। ये दो लाइन आपको ध्यान रखनी है बस सिंपल वे में। यानी कि देखो अगर आप कभी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाते हो तो देखो हमें क्या चाहिए, लॉ हमारा ये बोलता है कि कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए थी। यानी कंसंट्रेशन कब कब हो रही है रिएक्टेंट की, जब वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट को बना रहे हैं। यानी कि हमारा अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाने वाले हो तो यानी कि वो ज्यादा रिएक्शन करेंगे और आपके प्रोडक्ट को बनाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जानी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पे लिखी है। तो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीजेज रिएक्शन विल गोज टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि आपके रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट को बनाएंगे, तो ऐसे में जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ी हुई मिलेगी वो कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और अगर मान लो उल्टा होता कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर मैं इंक्रीज करता, ऐसी कंडीशन में क्या रहता, तो ऐसी कंडीशन में रहता कि रिएक्शन आपकी जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि देखो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होने वाला है, आपके प्रोडक्ट्स आपके रिएक्टेंट्स को बनाने वाले, तो अगर वो खर्च होंगे तो रिएक्टेंट बनेंगे तो उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी ना। तो जो इफेक्ट मैंने बढ़ाया था, यानी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके मैं जो इफेक्ट लाना चाह रहा था वो अपोजिट डायरेक्शन में जाके खत्म भी हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो इस तरीके से रहेगा फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर मान लो मैंने क्या बताया, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कम कर दूं, यानी रिएक्शन में प्रोडक्ट निकालते जाऊं, तो ऐसे में क्या होगा, तो रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर देंगे, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। और अगर मान लो ऐसा होता कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कम कर देता तो क्या होता, तो प्रोडक्ट आपके रिएक्टेंट को ज्यादा बनाते, तो जो कंसंट्रेशन कम हुई है वो हमारी वापस फेल हो जाती, तो ऐसे में रिएक्शन अगेन मेरी बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आप डिफाइन करोगे कि रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड में जाने वाली है या फिर आपकी बैकवर्ड में जाने वाली है, ओके। तो ये था हमारा पहला पॉइंट जिसमें हम कंसंट्रेशन में चेंज को हम देखते हैं, ठीक है, सिंपल चीज, ओके। अब हम बात करेंगे हमारा सेकंड जो हमारा चेंज इन प्रेशर। अब देखो चेंज इन प्रेशर के लिए एक बात ध्यान रखनी है, जैसे आप रिएक्शन देखो, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे N2
प्लस 3H2 आपका 2NH3 बना रहा है, ठीक है। ये बेसिकली हमारी रिएक्शन है और इस रिएक्शन का नाम क्या है? देखो रिएक्शन का नाम हमेशा ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस है कि स्पेशल प्रोसेस में अमोनिया को बनाते हैं और इसका नाम होता है हेबर प्रोसेस। ये क्या है मेरी हेबर्स प्रोसेस इसको कहलाते हैं, जिसमें हम रिएक्शन में क्या बनाते हैं? अमोनिया को बनाया जाता है। NH3 क्या होता है मेरा? अमोनिया। तो इसको बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है, जो केमिकल जो लैब प्रोसेस है, उसको मैं हेबर प्रोसेस कहते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर एक सीधा सीधा रूल है, बस वो आपको ध्यान रखना है। क्या? देखो, इफ प्रेशर इंक्रीजेज देन इक्विलिब्रियम गोज in that direction where the less number of molecules are present। सिंपल चीज। देखो अगर हम बात करेंगे इस रिएक्शन के अंदर, तो आपके पास क्या है? रिएक्टेंट भी है और आपके पास प्रोडक्ट भी है। अब देखो आपके पास प्रेशर में इफेक्ट कब देखने को मिलता है? जब नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट और जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है उनमें अगर डिफरेंस अगर होता है तो, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा हो कि रिएक्शन ऐसी लिखी हुई है जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स इनके जो नंबर्स है, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो अगर बराबर है, तो वहां पर प्रेशर का कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर वहां पे अलग अलग अगर नंबर्स ये हुए तो समझ जाए कि वहां पर चेंज आएगा। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर इस रिएक्शन में, तो देखो यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं बात की जाऊंगा, नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने मेरे पास? यहाँ पर 1 और +3, यानी 1 + 3 टोटल यहाँ पास 4 मेरे पास रिएक्टेंट्स है ना। और प्रोडक्ट्स मेरे पास कितने हैं? तो प्रोडक्ट्स का नंबर कितना है मेरे पास? प्रोडक्ट्स है मेरे पास टोटल 2, है ना। यहाँ पर 2 लिखा हुआ ना, तो 2। और यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं मेरे पास? टोटल 4 है। तो देखो इसमें अगर ध्यान देंगे तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के नंबर्स अलग अलग देखे, नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग है, यानी यहाँ पर प्रेशर का चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे पहले वाली जो रिएक्शन थी, जैसे कि पहले वाली रिएक्शन में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए तो मेरे पास टोटल रिएक्टेंट कितने हैं? 2 हैं और टोटल प्रोडक्ट भी मेरे पास क्या है? यहाँ पर 2 है। यानी यहाँ पर अगर प्रेशर का चेंज अगर करना चाहें तो इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं आने वाला। चेंज कहाँ पर आता है? जहां पर नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपके पास अलग अलग होते हैं। पहली चीज आपको ये समझनी है। ओके, अच्छा अब देखो ध्यान दो, प्रेशर की बात करें तो देखो गैस स्टेट होना ही चाहिए। गैस देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यानी हम जो पढ़ रहे हैं ना वही चीज अप्लाई भी हो रही है। ओके, अब देखो आप क्या बोला गया, अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां पर आपके पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आपके पास कम हो। यानी इस रिएक्शन में अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाता हूं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? रिएक्शन किधर जाएगी? आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। सिंपल, यहां पर क्या होगा? आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिंपल चीज है। लेकिन अगर मान लो उल्टा करता, तो देखो ध्यान रखना, जो चीज आप सीधा पढ़ रहे हो ना उसको वाइस वर्सा भी आप ले सकते हो। यानी कि अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करता तो क्या होता? तो आपकी रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती जहां पर नंबर ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होते। तो अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो कहां जाती है? आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में। सिंपल चीज है। ओके, तो जो भी आपका स्टेटमेंट लिखे हुए सबके साथ वाइस वर्सा में चलेंगे, यानी आगे से और पीछे से आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ओके, यानी कि अगर बात की जाए यहाँ पे, तो प्रेशर अगर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन कहां जाने वाली है? अगर मैं कहता हूं प्रेशर इंक्रीज करने पर रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी आपकी फॉरवर्ड या कह दो जो नंबर ऑफ लेस नंबर ऑफ के पास मॉलिक्यूल्स हैं उधर जाती है। तो अगर प्रेशर का डिक्रीज करूंगा तो रिएक्शन कहां जाएगी? उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर आपके पास मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आपके पास रहेंगे, ठीक है, या मोर नंबर ऑफ आपके पास मॉलिक्यूल्स आपके पास रहने वाले। सिंपल चीज है। ओके, ये वाले बात। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे, जो हमारे क्या? चेंज इन वॉल्यूम। अब यहाँ पर क्या होने वाला है? अब देखो यहाँ पर जो इफेक्ट पड़ेगा ना वो प्रेशर के जस्ट अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल चीज है। तो यानी कि जो अभी जस्ट हमने स्टेटमेंट पढ़ा था, वॉल्यूम में वही सेम स्टेटमेंट क्या होगा? जस्ट अपोजिट आएगा। कैसे? सेम रिएक्शन की बात करते हैं, हेबर प्रोसेस है मेरा, N2 + H2 क्या बना रहे हैं? मेरा अमोनिया बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो 4 रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पर मेरे पास है 2 रिएक्टेंट। अब आपको पता है कि प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर क्या होता है? आपके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका रहता है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या रहेगा? ऐसी कंडीशन में ये रहेगा कि जो इफेक्ट हमने देखा था प्रेशर के केस में, वो मुझे वॉल्यूम के केस में जस्ट अपोजिट देखने को मिलेगा। यानी कि स्टेटमेंट ये आता है कि इफ वॉल्यूम इंक्रीजेज द इक्विलिब्रियम गोज इन द डायरेक्शन वेयर मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूँ तो रिएक्शन कहाँ जाएगी मेरी? जहां पर मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि आपके बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में क्या होगी मेरे पास? बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड, ठीक है। और अगर मान लो इसका वाइस वर्सा भी बिल्कुल सही है, यानी कि अगर मैं वॉल्यूम को डिक्रीज कर देता हूं तो कहां जाएगा? तो आपकी जाएगी उस डायरेक्शन में जहां पर नंबर ऑफ मोल्स आपके पास क्या हो? कम हो, यानी कि आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब आपकी रिएक्शन जाएगी। ओके, तो आपको काउंट करना पड़ेगा कि भाई कितने प्रोडक्ट्स हैं और कितने मेरे पास रिएक्टेंट है, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रेशर और वॉल्यूम में देखोगे कि कहां आपका डायरेक्शन जाने वाले इक्विलिब्रियम की। ओके, तो ये वाला हमारा प्रेशर और वॉल्यूम का हो जाता है। सिंपल है। ओके, अब हम बात करेंगे टेम्परेचर की। अब देखो टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो देखो हमें एक बात आपको पता होनी चाहिए, अगर कोई भी रिएक्शन होती है तो वो देखो टेम्परेचर के बेसिस पे, एनर्जी के बेसिस पे वो आपकी होती है 2 टाइप की। जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में क्या देखा था? एंडोथर्मिक रिएक्शन और आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्या होता है? जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है? जिसपे एनर्जी रिलीज होती है ना। जैसे आप हीट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, जहां पर हीट आपकी एब्जॉर्ब होती है वो आपकी एंडोथर्मिक, और जहां पर हीट रिलीज होती है वो मेरी एक्सोथर्मिक होती है ना। अब उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर की बात करते हैं। ओके, अब देखो ध्यान दो यहाँ पे क्या है, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीजेस बैकवर्ड रिएक्शन। और अगर आपकी बात करें एंडोथर्मिक की, तो एंडोथर्मिक में क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज, तो
तो फॉरवर्ड रिएक्शन। बस इतनी सी बात है, ये दो बात बस आपको ध्यान रखनी है और ये वाला पार्ट हो जाता है। यानी कि अगर कभी भी देखो, ध्यान रखना, अगर रिएक्शन आपको दी हुई है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और अगर आप वहां पर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन आपकी बैकवर्ड जाती है, ठीक है। और इसका वाइस वर्सा भी है, यानी टेम्परेचर अगर मैं डिक्रीज करूंगा एक्सोथर्मिक में तो क्या होने वाला है, आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। कैसे, जैसे हम बात करें हेबर प्रोसेस की बात करते हैं, इसी को लेकर चलते हैं। जैसे ये जो प्रोसेस है ना, ये आपका रहता है एक एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच की वैल्यू देखो क्या है, नेगेटिव दे रखी है ना, और आपको पता है डेल्टा एच अगर नेगेटिव है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर इस रिएक्शन में टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता हूँ तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, आपकी रिएक्शन जाएगी आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी अमोनिया और कम बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि अमोनिया रिएक्शन करेगा और अगेन N2 और H2 बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। ये वाली चीज है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में मतलब ये पूछा जाए कि भाई आपको ज्यादा अमोनिया बनाना है तो आप क्या करोगे, आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा, ठीक है। तो बस ये वाली चीज क्लियर है। और एंडोथर्मिक में इसका अपोजिट होता है, यानी एंडोथर्मिक में क्या होने वाला है, टेम्परेचर को आप करोगे इंक्रीज तो ऐसे में रिएक्शन कहाँ जाएगी, आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन जाएगी, ओके। तो ये वाली चीज है, सिंपल पार्ट है। तो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, और ध्यान रखना पॉइंट्स ऐसे याद रखोगे और इसका वाइस वर्सा आपको हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट कंडीशन अगर आती है तो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में भी जाएगी, सिंपल है, ओके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पे, जो है हमारा क्या, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो देखो, अगर बात करेंगे इनर्ट गैस की, इनर्ट गैस क्या होती है, ये वो गैसेस होती हैं जो आपकी किसी भी टाइप की कोई रिएक्शन करती ही नहीं है, उन गैसेस को हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस, है ना, सिंपल चीज है। अब देखो, अगर हम बात करें इनर्ट गैस की तो देखो, इनर्ट गैस कोई रिएक्शन करने वाली है नहीं है, उनके प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वॉल्यूम अगर फिक्स है तो भी सब कुछ सही है, यानी कि इनर्ट गैस को ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन पे, जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालने वाले, ठीक है। तो यानी इनको अगर ऐड करेंगे ना तो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम पे, ओके। यानी कि स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इफ द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, ये कंडीशन ध्यान रखना, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है, ओके। तो देन एन इनर्ट गैस such as argon is added which does not affect or does not take place any part in the reaction, the equilibrium remains constant, यानी कि आपके इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं आता है अगर आप इनर्ट गैस को ऐड करते हो एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। अगर वॉल्यूम में अगर चेंज आ जाए, ठीक है, तब हम बात करते हैं, तो हमें वॉल्यूम का चेंज हमें पता ही है, ठीक है, वॉल्यूम का चेंज हमें पता ही ना ऑलरेडी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा काम चलेगा। लेकिन अगर वॉल्यूम अगर फिक्स है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इनर्ट गैस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपल है, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे कैटलिस्ट पे। तो देखो, इसका जो पॉइंट था वो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था, ये कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं आता, ओके। यानी कि कैटलिस्ट एक काम करता है, कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट इंक्रीजेस the rate of the forward and the backward reaction, rate of forward and reverse reaction, but it does not affect the equilibrium, ठीक है, but it does not affect the equilibrium, ओके। तो बस ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं आता, आपका होता क्या, देखो करता क्या कैटलिस्ट बस इतना ही करता है कि आपके फॉरवर्ड या बैकवर्ड जो भी रिएक्शन आपकी हो रही है उसकी स्पीड को वो इंक्रीज करता है, ठीक है। अब देखो, दोनों की स्पीड को बराबर तरीके से इंक्रीज करने वाला है, तो इक्विलिब्रियम तो सेम तरीके से आएगा ना, मतलब जैसे जिस स्पीड से, जैसे मान लो आपका पहले रेट मतलब 5 और 5 की दे रखी थी, ठीक है, और आपके फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन आपकी चल रही थी 5 की स्पीड पे। अब क्या होता है, आपने कैटलिस्ट डाल दिया, अब होगा क्या, उससे दोनों की स्पीड 5 से मान लो 10 हो जाती है, तो दोनों की स्पीड बढ़ी है लेकिन इक्विलिब्रियम तब भी सेम जगह पे ही मिलेगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं आता, दोनों की स्पीड क्योंकि बराबर तरीके से बढ़ती है, फॉरवर्ड की भी और बैकवर्ड की भी, तो ऐसे में इक्विलिब्रियम हमें सेम कंडीशन पर ही मिलता है। हाँ, इतना कि हमें जल्दी मिल सकता है, ये वाली चीज यहाँ पे हो सकती है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ओके। तो ये वाली चीज है, और यहाँ पर हमारा जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो हमने फिजिकल और केमिकल दोनों वाला पार्ट कर लिया है, और अब हम बात करेंगे किसकी, हमारे आयनिक इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर बात करें अपने आयनिक इक्विलिब्रियम की, तो देखो आयनिक इक्विलिब्रियम जो होता है ना वो आपके केमिकल इक्विलिब्रियम के जैसा ही है, यानी जो कंसेप्ट, जो चीजें हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में देखी हैं वही सेम चीजें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी, बस थोड़ा सा एक फर्क आता है। फर्क ये आता है कि यहाँ पर हम बात करेंगे आयंस की, यानी कि इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम, यानी इस इक्विलिब्रियम के अंदर हम आयंस की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात आती है कि भाई आयंस होते क्या हैं, ये आते कहाँ से हैं। देखो ये तो मैं पता है आयन होता क्या है, आयन एक ऐसे पार्टिकल को बोलते हैं जिस पर आप कैटायन या रेनायन या कैटायन या एनायन जो आपके पास आता है, जिससे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जिस पर आ जाता है वो मेरे आयंस कहलाते हैं ना। अब सवाल है कि आयंस आते कहाँ थे, तो देखो इसके लिए सबसे पहले बताया था माइकल फैराडे, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले आए थे और उन्होंने बताया था कि जो सब्सटेंस होता है वो मेरे बेसिकली दो टाइप का होता है, एक तो रहता है मेरा इलेक्ट्रोलाइट, एक रहता है मेरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली हम उस कंपाउंड को कहते हैं जो आपके वाटर में डिसोसिएट हो और आपके आयंस में कन्वर्ट हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है।
जैसे कि अगर बात करेंगे यहाँ पे NaCl की, NaCl में क्या रहता है, NaCl आपको पता है कि Na+ और Cl- में टूट सकता है, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। यानी कि ये अगर वाटर में अगर कभी डाला जाए तो ये डिसोसिएट होगा और अपने आयंस में कन्वर्ट होगा, तो वो मेरे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, जो कन्वर्ट ना हो, जैसे कि ग्लूकोज। जैसे ग्लूकोज क्या होता है आपका, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपका कंपाउंड हो जाता है। और इसको देखो आगे फर्दर हम और क्लासिफाई करते हैं, कैसे, वीक और स्ट्रॉन्ग में। यानी एक इलेक्ट्रोलाइट आपके होते हैं वीक और एक होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग, ये दो टाइप के आपके इलेक्ट्रोलाइट आपके हो सकते हैं। अब ये कैसे होने वाला है, देखो समझो, अगर आपका कोई कंपाउंड, कोई इलेक्ट्रोलाइट जो आपका है, अगर वो आसानी से अगर डिसोसिएट हो जाए तो वो तो क्या रहेगा, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। और वीक क्या होता है, जो आसानी से डिसोसिएट ना हो, वो आपका क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट आपका हो जाता है। यानी डिसोसिएशन तो होना है, लेकिन आपके पास जो आसानी से होगा वो तो आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, और जो धीरे धीरे होगा वो आपका क्या रहेगा, वीक रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक विच ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विल शो आयनिक इक्विलिब्रियम। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, यानी क्या कि स्ट्रॉन्ग और वीक विच इलेक्ट्रोलाइट विल शो आयनिक इक्विलिब्रियम। क्योंकि अगर बात करेंगे हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो क्या दोनों ही हमारे आयनिक इक्विलिब्रियम को शो करेंगे, या वीक करेगा या स्ट्रॉन्ग करेगा, कौन सा करेगा। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन, और इसका आंसर बहुत अच्छे से समझना भी है आपको। आंसर इसका ये है, आंसर इसका है वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो आपका क्या करता है, आयनिक इक्विलिब्रियम को शो करता है। अब देखो बात है, ऐसा हुआ क्यों, देखो स्ट्रॉन्ग हम कहते हैं कि वो आसानी से आयंस देता है, मतलब कि वो हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम शो करना चाहिए। लेकिन इक्विलिब्रियम में होता क्या है, इक्विलिब्रियम में होता ही है कि जो रिएक्शन फॉरवर्ड में हो रही है वो बैकवर्ड में भी होनी चाहिए, है ना, ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए पूरी तरीके से। और तब एक कंडीशन आती है जब आपके पास सब रेस्ट कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की जो रेट है वो आपकी बराबर हो जाती है, ये चीज होनी चाहिए ना। अब देखो स्ट्रॉन्ग के केस में क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो पूरी तरीके से अपने आयंस में टूट तो जाते हैं, लेकिन वो सभी आयंस जो इतने सारे बन चुके हैं उनका वापस रिएक्ट करके अगेन उस सेम कंपाउंड को बना पाना, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, ये हो नहीं सकता। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग जो होते हैं ना, वो आपके आयनिक इक्विलिब्रियम को शो नहीं करते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कंपाउंड एक कोई खिलौना जैसे आपके पास है ना, कोई भी आपके पास सामान है, आपने उसको क्या तोड़ दिया और बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में से बदल दिया। अब उन छोटे टुकड़ों को जोड़ करके अगेन वो सेम चीज बना पाना, ये पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली सेम तो बिल्कुल नहीं बना सकते। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सेम आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपका होता है। ओके, अब वीक में क्या होता है, वीक में मतलब ये कि थोड़ा सा टूटा है, अगेन जोड़ देंगे तो काम बन जाएगा, सेम चीज मिल भी जाती है। तो वीक में कुछ ऐसी कंडीशन बनती है, इसलिए वीक आपका आयनिक इक्विलिब्रियम को शो कर जाता है। ओके, तो पहले ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो आगे जो भी पॉइंट हम पढ़ेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन पे। ओके, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो होते क्या है, मतलब हम कौन से कंपाउंड्स को कहते हैं कि ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो हमारे जो कंपाउंड्स है बेसिकली होते हैं तीन। कौन कौन से हमारे पास रहता है, एसिड, बेस और जो सॉल्ट। ये जो तीन मेरे जो बेस कंपाउंड होते हैं ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं। ठीक है, तो हम इनके बारे में हम जानेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट में किसे कहता हूँ। अब देखो ये वाला पार्ट वैसे हमने 9th में पढ़ रखा है थोड़ा सा, तो पहले इसका थोड़ा समरी ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या रहती है समरी हमारे पास, एसिड क्या होते हैं, एसिड इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस हुज वाटर सॉल्यूशन टेस्ट सॉर, नंबर एक बात। दूसरा, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड एंड न्यूट्रलाइज बेसिस, यानी जो आपके सौर होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, जो आपका ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है उसको रेड में कन्वर्ट करते हैं, और जो बेस को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करते हैं, वो मेरे एसिड्स कहलाते हैं, है ना। अब देखो बेस जो होते हैं वो उसके जस्ट अपोजिट कैरेक्टर के होते हैं। यहाँ पर क्या रहता है, ये आपके टेस्ट में क्या रहते हैं, बिटर रहते हैं, आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं और न्यूट्रलाइज एसिड्स, सिंपल है। और बात करेंगे सॉल्ट्स की, तो सॉल्ट्स क्या रहते हैं, आपको पता है सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, जो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपके सॉल्ट फॉर्म होते हैं, और सॉल्ट आपके कौन से रहते हैं, वो आपके न्यूट्रल सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है, और वो लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, सिंपल चीज है। अब देखो यहाँ पे एक दो बात ध्यान रखना, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें क्या है यहाँ पे। पहली चीज तो क्या, एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं और आपके सॉल्ट बनते हैं। ठीक है, और जो रिएक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सबसे पहले चीज। और यहाँ पर देखो हीट रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और ध्यान रखना, अगर 1 मोल ऑफ सॉल्ट अगर कभी भी फॉर्म होता है, लाइक 1 मोल ऑफ एसिड एंड 1 मोल ऑफ बेस when react and will get 1 mole of salt, exactly 1 mole of salt, okay, and that the heat of neutralization is known as minus का 57.3 किलोजूल पर मोल इनवर्स। यानी कि अगर बात करेंगे यहाँ पर जब भी जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होती है, अगर 1 मोल सॉल्ट कभी भी बनता है तो ऐसी कंडीशन में जो हीट बनती है वो एग्जैक्टली ये उसकी वैल्यू होती है, माइनस का 57.3 किलोजूल पर मोल की। ओके, तो ये वैल्यू आपको जरूर याद रखनी है, और अक्सर एग्जाम में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, और कई बार ये पूछ भी लिया जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसको नोट करके रखना है। ओके, अच्छा अब देखो बात करें थोड़ा सा एग्जाम्पल्स की, तो एसिड्स बेसिकली ये हो सकते हैं हमारे, बेस ये हो सकता है वॉशिंग सोडा, सॉल्ट बेसिकली मेरा जो नॉर्मल टेबल सॉल्ट होता है वो मेरा सॉल्ट ही होता है। ओके, सिंपल चीज है।
अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पार्ट था हमारा 19 तक का जो हमें पता ही ऑलरेडी। हमारी बात करें हायर क्लास में 11 12 की बात करें। अब यहाँ पर क्या है, हम बात करते हैं ज्यादा फॉर्मूले की, कि हमारे पास क्या रहता है, केमिकल फॉर्मूले अलग अलग लिखे हुए रहते हैं और हमसे पूछा जाता है कि भाई ये एसिड है या ये बेस है, क्योंकि सॉल्ट का तो क्लियर पता चल ही जाता है। एसिड बेस में हमेशा प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए देखो हमारे पास पता है 3 थ्योरीज हमें दी हुई है और उन 3 थ्योरी से आप बहुत इजी वे में बता सकते हो कि कोई भी कंपाउंड एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा या बेसिक कैरेक्टर कब वो शो करता है। ओके, अब हम इस पे बात करेंगे। तो कौन किस 3 थ्योरीज है, आर्रेनियस की है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की थ्योरी है और लेविस की थ्योरी है। ये 3 हमारे पास बेसिक थ्योरीज हैं जिनकी मदद से आप बहुत ही इजी वे में बता सकते हो कि कौन एसिड है, कौन बेस है, या कौन एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा और कौन मेरा बेसिक कैरेक्टर को शो करने वाला है। ओके, तो अगर बात करेंगे सबसे पहले थ्योरी की जो है मेरी आर्रेनियस की थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है, बहुत ही सिंपल लाइन। इसने क्या बोला, सबसे पहले यही आया था, इसने ये बोला था कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो आपके वाटर के अंदर H+ आयन दे दे वो क्या है आपका, वो आपका एसिड होता है। और जो वाटर में OH- आयन जो देगा वो मेरा बेस कहला जाएगा। बस इसने इतनी सी बात कही थी, यानी कि इसने ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस थ्योरी एसिड आर सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन आयन, यानी कि H+ आयन। तो वो क्या हो जाएंगे मेरे एसिड, और बेस क्या होंगे, जो आपको क्या देंगे, आपके OH- आयन को जो देते हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके बेस हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल चीज है। एग्जाम्पल की अगर बात करें जैसे HCl, यहाँ पर एग्जाम्पल हम एक एक लिख लेते हैं। जैसे कि HCl क्या हो जाएगा, आपका एक एसिड हो जाता है। या फिर अगर बात करेंगे H2SO4 की, तो ये क्या मेरे एसिड्स होते हैं, क्यों, क्योंकि H+ आयन ही देते हैं और फॉर्मूले में दिख भी रहा है। देखो हाइड्रोजन आ गया ना, हाइड्रोजन मतलब क्या है, H+ आयन वहां पे देने वाला है। सिंपल चीज है। अगर बात करेंगे यहाँ पर बेस की, जैसे कि NaOH, या फिर आपका बात करेंगे CaOH का ट्वाइस, ये क्या है आपका, ये आपका बेस हो जाएगा। सिंपल, क्योंकि देखो दिख रहा है ना OH यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है, अगर इसे वाटर में डाला जाएगा और ये टूटे, ये डिसोसिएट हो, तो ये OH- आयन देगा भी, क्योंकि फॉर्मूले में है ना OH। तो इस तरीके से आप देख करके पहचान सकते हो कुछ फॉर्मूले को कि भाई अगर हाइड्रोजन दिख रहा है वहां पे क्लियरली, तो समझ जाना कि ये आपका कहीं ना कहीं एसिड है। ठीक है, और वहां पे प्रॉपरली देखना कि OH अगर दिख रहा है तो समझ जाना कि वो आपका क्या है, बेस है। सिंपल चीज है। तो ये हमारा था आर्रेनियस ने जो बताया था, लेकिन थ्योरी सभी पे अप्लाई नहीं होती है, इसलिए नई थ्योरी आती भी है। तो यहाँ पर अगली थ्योरी आई थी जो थी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने कहा था सारा फोकस इनका H+ आयन पे, कि H+ आयन को देखो ध्यान रखना, उसको प्रोटॉन कहते हैं। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो आपका H+ आयन देता है वो क्या है, मेरा एसिड है, जैसा आर्रेनियस ने कहा। लेकिन इन्होंने एक बात ये कही कि भाई जो H+ आयन गेन कर ले वो मेरा बेस कहलाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि एसिड और बेस इनका कैरेक्टर अपोजिट होता है ना। तो जो H+ दे रहा है वो तो मेरा एसिड है, ठीक है, लेकिन जो H+ गेन कर लेगा ना वो क्या रहेगा, मेरा बेस कहलाएगा। ये इन्होंने ये कहा था। यानी कि बात करें तो एसिड इज अ सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग H+ आयन या आपका हाइड्रोजन आयन, वो क्या है मेरा, वो है जो मेरा एसिड। ओके, और बेस क्या है, बेस है जो आर कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग क्या है मेरा H+ आयन, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा बेस हो जाएगा। यानी सिंपल वे में कहें तो इन शॉर्ट एसिड्स आर प्रोटॉन डोनेटर्स एंड बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। सिंपल चीज है। और प्रोटॉन क्या होता है, H+ आयन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। तो ये बात आपको पता ही होनी चाहिए, सिंपल चीज है। H+ आयन क्या होता है, मेरा प्रोटॉन होता है। ओके, तो ये वाली चीज है, सिंपल चीज है। तो बस इतनी सी बात है जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने कहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज और आती है जो आपको समझनी चाहिए, क्या, वो आपको समझना है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं। अब ये समझो, देखो अगर मैं बात करूँ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स की, तो ये क्या होता है, डेफिनेशन देखो एक बार। द एसिड बेस पेयर दैट डिफर्स ओनली बाय 1 प्रोटॉन्स इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कैसे, थोड़ा रिएक्शन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा पूरा पूरा, आराम से देखो एक बार। देखो रिएक्शन क्या हमारे पास HCl है, HCl ने H2O से रिएक्शन किया और H3O+ आयन बनाया और क्लोरीन माइनस आयन बनाया। ठीक है, सिंपल रिएक्शन हो रही है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपका HCl क्या है, HCl ने H+ आयन दिया है। ठीक है, देखो ध्यान दो, HCl H+ आयन दे रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा, मेरा एसिड हो जाएगा, सिंपल। और H+ आयन गया H2O के पास और इसने से गेन कर लिया, तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अनुसार ये क्या हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। ओके, अब जो कंपाउंड बने वो ये बना और ये बना। ओके, अब देखो एसिड ने जब H+ आयन दिया तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, वो बना मेरे क्लोरीन माइनस आयन में। तो एसिड जिसमें कन्वर्ट होगा H+ आयन देने के बाद, उसको हम बोलेंगे उसका कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे उसका कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। यानी कि एसिड अगर H+ आयन देता है तो वो जिस नए कंपाउंड में कन्वर्ट होता है ना, वो उसका बेस कहलाता है। और क्योंकि वो इसी का साथी है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस। और फर्क कितना है, फर्क केवल एक H+ आयन, एक प्रोटॉन का फर्क है। HCl में क्या था, एक हाइड्रोजन था, क्लोरीन में वही एक H+ आयन नहीं है, यानी कि एक प्रोटॉन से ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर एक एसिड है तो दूसरा क्या हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट बेस कहला जाएगा, यानी उसका साथी कहला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बात करेंगे बेस के लिए, तो इसने H+ आयन गेन किया तो ये किसमें कन्वर्ट हुआ, H3O+ में। अब देखो इसके पास एक H+ आयन ज्यादा है और इस पर एक कम है, कंपेयर करें तो ये कहेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर ये बेस अगर ये है तो दूसरा वाला क्या होगा, ये इसका कहला जाएगा कॉन्जुगेट एसिड कहलाया जाएगा। तो बस ये बात है, यानी बेस और एसिड और बेस इनके तो साथी हैं, इनको हम बोलते हैं एसिड
और बेस के कॉन्जुगेट पेयर्स या कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, समझ गए। तो यानी कि एसिड जब H+ आयन देता है तो वो जो नया कंपाउंड बनाएगा उसको मैं कहूंगा उसका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। और अगर बेस एक H+ आयन लेता है तो वहां पर जो नया कंपाउंड बनेगा उसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड। ये बात है, सिंपल है, इजी पार्ट है। एक बार इसको थोड़ा सा देख लो अच्छे तरीके से। तो ये वाला पार्ट क्लियर होगा अच्छे तरीके से कि एसिड और बेस क्या क्या रहते हैं, या कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हम किसको कह रहे हैं। क्लियर हो गया ना कि एसिड क्या है, बेस क्या है, ये वाला पार्ट क्लियर जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी था उनके अकॉर्डिंग। उसके बाद कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं और उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे हमारे पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। ये वाली चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत हेल्प करेगी। जो देखो ध्यान रखना, अगर आपके पास जो एसिड है, जो एसिड और जो बेस चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, एसिड और बेस अगर वो जितना ज्यादा रहेगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको कि एसिड और बेस चाहे वो कोई भी हो, वो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा उसका कॉन्जुगेट उतना ही ज्यादा वीक रहता है, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। और अगर एसिड और बेस आपका वीक रहेगा तो कॉन्जुगेट उसका उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, यानी कि एसिड और बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो यानी इसका जो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट क्या होगा, वो आपका वीक रहेगा। वो क्या रहेगा, आपका वीक रहेगा। ये बस बात आपको ध्यान रखनी है अच्छे तरीके से, और ये वाइस वर्सा में चलेगा, ध्यान रखना है। यानी कि देखो ध्यान रखना, अगर जैसे अगर बात करूं मैं यहाँ पर HCl की, हमें पता है कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत आसानी से H+ आयन दे देता है। तो एसिड रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि आसानी से डिसोसिएट भी होता है। तो इसका मतलब जो क्लोरीन बना है, जो उसका कॉन्जुगेट बेस है, ये एक बहुत ही ज्यादा वीक बेस रहेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। इसी तरीके से अगर बात करेंगे वाटर की, वाटर जो है वो एक वीक बेस होता है। तो यानी कि यहाँ पर जो H3O+ आयन जो बना है, इसका जो कॉन्जुगेट बेस बना है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है, क्लियर है। तो वाइस वर्सा में ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, समझ गए। ओके, अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड थ्योरी की, जो है मेरी लेविस की एसिड बेस थ्योरी। अब देखो ये क्या है, ये थ्योरी बस इतना से कहती है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो आपका लॉन पेयर, यानी देखो ये थ्योरी ना आपके इलेक्ट्रॉन पेयर पे बेस्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको मैं लॉन पेयर भी कहता हूँ, ठीक है, उस पर ही बेस्ड है। यानी कोई भी कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को या लॉन पेयर को डोनेट करता है वो मेरा बेस कराता है, और जो लॉन पेयर को गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको मैं एसिड कहता हूँ। बस इतनी सी बात है जो इसने कहती है। यानी कि देखो थ्योरी क्या बोलती है, एसिड आर द स्पीसीज दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स पेयर, ठीक है, जिसको मैं लॉन पेयर कहने वाला हूँ, एंड बेसेस आर द स्पीसीज विच डोनेट्स लॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर, वो मेरे क्या कहते हैं, लेविस एसिड और लेविस बेस कराते हैं। ओके, जैसे कि अगर बात करेंगे यहाँ पर एग्जांपल की अगर बात की जाएगी, जैसे कि अगर बात करूँ यहाँ पे BF3 की, BF3 या BSC आप किसी को भी ले सकते हो। देखो बोरॉन पे क्या रहता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता, तो यानी कि लॉन पेयर गेन करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा लेविस एसिड कहलाता है। ये क्या है मेरा, लेविस एसिड। ओके, इतनी सी बात है। और इसी तरीके से अगर बात करेंगे अमोनिया की, NH3 में आप जानते हो क्या रहता है, लॉन पे रहता है, जिसको ये डोनेट कर सकता है। तो यानी ये क्या है मेरा, ये मेरा डोनेट करने की रखेगा ना टेंडेंसी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा लेविस, ये क्या हो जाएगा मेरा लेविस बेस हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, यही चीज आपको समझनी है। जो लॉन पेयर दे सके वो क्या है आपके पास, लेविस बेस, और जो ले सके वो क्या है आपका, लेविस एसिड। तो देना और लेना यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे लॉन पेयर के बेसिस पे। क्लियर है, सिंपल आसान है। ओके, अब हम बात करेंगे भाई थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज पे, ये बात ध्यान रखना। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेस हमारे कौन कौन से होते हैं, ये बात ये थोड़ा देख लो, क्योंकि देखो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स कौन कौन से होते हैं, थोड़ा नाम कुछ पता होने चाहिए। तो ये जो टेबल है एक बार इसको देख लो अच्छे तरीके से, जो भी नाम लिखे हुए हैं एक बार लिख लो, देख लिया इसको अच्छे तरीके से, नोट कर लिया प्रॉपर्ली। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में क्या यही फंसते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है। तो ये थोड़ा सा याद करने वाला पार्ट है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लेकर आ गया हूँ, ठीक है। तो आपको पता रहेगा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है। कभी भी कंफ्यूज हो जाए, कोई क्वेश्चन कर रहे हो, डायरेक्ट देख लो एक बार टेबल में, ठीक है। इनकेस याद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी के लिए प्रैक्टिस करोगे, बस देख लेना। ये हमारे स्ट्रॉन्ग रहते हैं एसिड्स, ये हमारे वीक एसिड्स, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस ये वाले, और ये है मेरे वीक बेस। क्लियर है, ओके। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है हमारा कौन सा, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ये क्या होता है, ऑफ वाटर एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट। अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो अगर इसकी बात करें ना, तो आयनिक कांस्टेंट आप ऐसे मान सकते हो, या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ये आप ऐसे मान लो जैसे कि मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। बस यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, वाटर के लिए मैं स्पेशली बात करके दिखाएंगे, ठीक है। देखो अगर बात करें वाटर की, तो वाटर पता है कैसे रिएक्शन करता है, देखो ध्यान रखना, वाटर आपका एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। कैसे, देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है। हम जानते हैं कि वाटर कैसा रहता है, वो आपका रहता है HOH में, है ना, जहाँ पर OH नेगेटिव रहता है और हाइड्रोजन पे रहता है H+ आयन। तो H+ आयन को ये दे या OH माइनस भी दे सकता है, यानी एसिड और बेस दोनों की तरह रह सकता है। हर एक थ्योरी में अगर देखो ना, तो आपका एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ये होगा कि हाइड्रोजन अगर H+ आयन दे, मतलब जो वाटर है अगर वो H+ आयन देगा तो वो एसिड हो जाएगा, और दूसरा वाला वाटर उस H+ को ले लेगा तो वो बेस हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पर हुआ भी ऐसा है, यहाँ पर क्या हुआ देखो, इसने क्या दिया H+ आयन देगा, ये एसिड है ना, तो ये क्या करेगा, H+ आयन देगा, और H+ आयन दे करके ये कन्वर्ट किसमें हो गया, OH- आयन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया, जो मेरी ब्रॉन्स्टेड लॉ की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, बेस ने क्या किया, उस H+ आयन को गेन किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, अपने कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन के लिए अगर मुझे लिखना हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वो मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि K, यहाँ पर अगर बात करेंगे K, अगर मुझे लिखना होता, मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं यहाँ पे लिखता तो क्या बोलता, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है मेरी, H3O+ आयन, ठीक है, इनटू में क्या है मेरे पास OH- आयन, और अपॉन में क्या है मेरे पास H2O की कंसंट्रेशन, ठीक है। दोनों H2O सेम ही है तो एक ही बार लिखना, ये बात ध्यान है, ठीक है, कि दोनों एक ही मॉलिक्यूल्स है, तो बार बार लिखने का फायदा नहीं है, एक ही बार लिखना है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नॉर्मली ऐसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम बात करें आयनिक इक्विलिब्रियम में, इसलिए मैं इसको बोलूंगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट, इसको ये कहेंगे, ठीक है, इस तरीके से लेकर चलना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो समझना है आपको, आपको ये है कि देखो आपने जो वैल्यू लिखी ना, ये क्या है मेरा अपना आयनिक कांस्टेंट हमारा होता है, या आयोनाइजेशन कांस्टेंट मेरा हो जाता है। अब मैं अगर ये पे ये करूं कि H2O की कंसंट्रेशन अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसे कैसे लिखेंगे, तो जरा समझो एक बार कि आपके पास ये हो जाएगा K इंटू में H2O की कंसंट्रेशन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा H+ आयन की कंसंट्रेशन इंटू में क्या हो जाएगा मेरा OH- आयन की कंसंट्रेशन, है ना। और इसको मैं एक नया टर्म लिख सकता हूँ, इसको हम कहते हैं कि KW इक्वल्स टू क्या होता है आपका H+ आयन की कंसंट्रेशन इनटू में आपके क्या रहता है आपका OH- आयन की कंसंट्रेशन। और ये जो वैल्यू निकल के आती है ना, यानी H+ आयन की कंसंट्रेशन और OH- आयन की कंसंट्रेशन, इसका जो प्रोडक्ट होता है इसको मैं कहता हूँ KW, और इसी को ही आयनिक प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, बेसिकली इस फॉर्मूले को हम कहते हैं, ठीक है, ये वाली चीज सिंपल है। अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, आयनिक प्रोडक्ट से देखो काफी सारी चीजें डिफाइन होती हैं। देखो एक चीज क्या, अगर हम बात करें कभी भी ध्यान रखना 298 केल्विन पे अगर बात की जाए, 298 केल्विन टेम्परेचर पे, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन और OH- की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा मिनिमम रहती है, बहुत सही रहती है। यानी अगर बात करें यहाँ पर मिनिमम नहीं, मतलब काफी एक फिक्स वैल्यू रहती है, वो आपकी रहती है 10⁻⁻⁷ मोलरिटी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि अगर बात करेंगे हम 298 केल्विन पे, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁷ मोलर, OH- की कितनी है 10⁻⁷ मोलर, ठीक है। यानी कि तो KW की वैल्यू क्या आ जाती है, KW की वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है, KW इक्वल टू हो जाएगा मेरा 10⁻⁷ इंटू में 10⁻⁷ इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻⁴। तो ये चीज आपको ध्यान है, ओके, सिंपल है। अब देखो इसी के बेसिस पे आप एसिड और बेस और जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उनकी आप बात भी कर सकते हो। कैसे, देखो अगर कभी भी एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो देखो आपको ये तो पता है कि वहाँ पे H+ आयन और OH- आयन दोनों ही रहने वाले हैं, ठीक है। यानी कि आपकी ये कंडीशन आपकी रहने वाली है, क्योंकि वाटर तो आपस में रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो आपका जैसे देखो ये और ये दो आयन है जो आपके पास रहेंगे ही रहेंगे। तो अगर कभी भी H3O+ आयन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो समझ जाना कि आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका एसिडिक रहने वाला है, ठीक है। अगर मतलब न्यूट्रल कब रहेगा, जब इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है, और अगर बेसिक कब रहेगा, अगर OH- आयन की कंसंट्रेशन कभी भी ज्यादा हो जाए तो बस ये बात है जो आपको समझनी है। क्लियर है, इजी पार्ट है, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमारा पीएच स्केल। अब ये स्केल क्या होता है, देखो हम ये तो कह रहे हैं कि हमारा कोई जो भी सॉल्यूशन है वो मेरा एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, लेकिन उसको नंबरिंग कैसे करें, लाइक कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम बेसिक है, ठीक है, ये वाली चीज। अब इसके लिए क्या एक स्पेशल स्केल बनाया गया जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल। अब ये होता क्या है, बहुत ईजी वे में समझना है, ओके। तो देखो डेफिनेशन क्या है मेरी, कि हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन मोलरिटी इज मोर कन्वेंसली एक्सप्रेस्ड ऑन द लॉगरिथम स्केल नोन एज द पीएच स्केल। यानी कि जो H+ आयन की कंसंट्रेशन का जो माइनस लॉग होता है ना, उसी को मैं क्या कहता हूँ पीएच स्केल कहता हूँ। एक सिंपल वे में कहता हूँ तो पीएच बेसिकली होता क्या है, पीएच बेसिकली आपका रहता है माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर और कुछ नहीं लिखा, बस इतनी सी बात लिखी है कि अगर आप H+ आयन की कंसंट्रेशन अगर लेकर चलते हो किसी भी कंपाउंड के लिए, तो उसका जो माइनस लॉग जो होता है ना, वो आपका पीएच डिफाइन करता है, ठीक है। और पीएच एक नंबर रहता है बेसिकली, जो आपका स्केल क्या रहता है 0 से 14 तक। अगर आपको याद हो, ये जो स्केल रहता है जो आप देखते हो 0 से लेके 14 तक का जो स्केल रहता है, यही स्केल मेरा क्या रहता है, पीएच स्केल कहलाता है, ठीक है। इस स्केल की खासियत क्या होती है, बहुत ही सिंपल है। 7 क्या रहता है, 7 आपके पास न्यूट्रल रहता है। 7 से कम अगर कभी पीएच होता है तो हम कहते हैं कि वो एसिडिक है, और जितना ज्यादा कम रहेगा मतलब उतना ही ज्यादा हायर एसिडिक रहेगा। अब 7 से ज्यादा क्या रहता है मेरा, एल्कलाइन होता है या एल्कली कोई सब्सटेंस होता है, ठीक है। यानी कि वहां पर क्या रहने वाला है, वो उतना ज्यादा बेसिक नेचर को शो करेगा, सिंपल चीज। तो ये हमारा स्केल रहता है। और ये स्केल कैसे आता है, ये स्केल आता है मेरे उस फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है मेरा, ये फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ H+ आयन। यानी पता है करते क्या है, एक्सपेरिमेंटली करते हैं। कैसे, जैसे कि आपके पास HCl आपने लिया, आपने देखा कि वो HCl कितना H+ आयन वो डोनेट करता है, उसकी कंसंट्रेशन निकाली जाएगी प्रॉपर्ली और उसको फॉर्मूले में रखेंगे, तो जो नंबर निकल के आएगा ना,
वो कहीं ना कहीं स्केल में कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे, जैसे वाटर की अगर बात करेंगे तो वाटर में तो क्या होता है, आपने देखा ना कि H+ की कंसंट्रेशन कितनी थी, 10⁻⁻⁷ थी, है ना, हमने ये तो देखा था। तो 10⁻⁻⁷ क्या है मेरे पास, कंसंट्रेशन है H+ की। H+ की कंसंट्रेशन मेरे पास क्या रहती है, 10⁻⁻⁷ रहती है। तो अगर इसको मैं यहाँ इस फॉर्मूले में रखता हूँ तो जो pH निकल के आएगा वो मेरा 7 निकल के आएगा। और आप ये देखते हो कि स्केल के अंदर वाटर की जो pH है वो आपका 7 ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंटली हम क्या करते हैं, हर एक कंपाउंड के लिए H+ की कंसंट्रेशन निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि वो आपका एसिडिक रहेगा, बेसिक रहेगा या फिर आपका न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। सिंपल चीज है, ओके। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन की। तो देखो pH कैलकुलेशन की अगर बात की जाए तो आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, वो एक बार समझ लोगे तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो पहली चीज क्या है, आपको जो पता होना है, क्या pH का फॉर्मूला क्या रहता है, जो मैंने आपको बताया था, pH इक्वल रहता है आपका -log ऑफ क्या रहता है आपके पास, H+। एक तो ये फॉर्मूला आपको पता रखना है, ठीक है, एक चीज। दूसरी बात क्या रहती है जो आपको पता होनी चाहिए, क्या, देखो जैसे pH होता है, एक और वर्ड होता है इसको हम बोलता हूँ POH। एक होता है आपका pH और एक होता है आपका POH। वो क्या रहता है आपका -log ऑफ क्या रहता है आपके पास, OH-। यानी देखो ध्यान रखना, P मतलब होता है, P होता है बेसिकली आपका पोटेंशियल। कई बार लोग फुल फॉर्म पूछते हैं कि सर भैया pH की आपकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो देखो बहुत ही सिंपल है, पावर ऑफ हाइड्रोजन कह लो या तो ऐसे कह लो सिंपल लैंग्वेज, या फिर आप पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी आपसे कहते हो, दो इसके ज्यादा फुल फॉर्म देखने को मिलती है, ठीक है। तो POH क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मैं H की जगह पे OH लिख दूंगा तो मैं POH भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, दोनों के बीच का रिलेशन क्या रहता है, ये ध्यान रखना कि pH + POH इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, इक्वल के हमारे 14 आती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये तीन चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तीन फॉर्मुले यहाँ पर आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, pH का, POH का और आपका दोनों के बीच का रिलेशन। अगर देखो एग्जाम में क्या होगा, कभी कभार ऐसा होगा कि आपको pH मतलब जैसे आपको H+ की कंसंट्रेशन दे रखी होगी और आपसे पूछेगा कि भाई POH निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो यानी आपको क्या करना होगा, pH आप निकाल लोगे, pH निकाल लोगे एक बार इस फॉर्मूले से, फिर आप इस इक्वेशन में रख देना तो POH भी निकाल पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है, एक बार चाहो तो देख लो आराम से, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया ना। अब देखो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपका क्या धीरे धीरे इसमें फॉर्मुले और भी आएंगे, तो हर एक फॉर्मुले को बस आपको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। एक बार लिख लोगे पता रहेगा, जैसे ये वाले फॉर्मुले थे, pH के फॉर्मुले से ना काफी सारी चीजें सॉल्व होती हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाले फॉर्मुले आपके लिए याद आपको होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है हमारा कौन सा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेस। क्योंकि अगर बात करें यहाँ पे वीक एसिड और वीक बेस की, तो ये तो हमें पता ही है कि देखो जैसे हमने वाटर की अभी बात की थी, और भी तो हमारे एसिड और बेस हो सकते हैं ना इसके अलावा। और बात हम करेंगे हर एक के वीक की, क्योंकि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसके लिए भी फॉर्मुले होते हैं, क्या रहते हैं आपके पास, Ka। अगर मैं बात करूंगा आपके आयोनाइजेशन कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट के लिए हमने क्या किया था, जैसे केमिकल के लिए हमने क्या लिया था, K यूज में लिया था, पर A फॉर क्या है, A फॉर एसिड्स, ठीक है। तो एसिड्स के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट, तो वो क्या रहेगा, उसका फॉर्मुला देखो डायरेक्ट याद रखना, वो क्या था, वो रहता है C⁴ अपॉन में 1 - अल्फा। ये क्या रहता है, बेसिकली इसका फॉर्मुला रहता है। तो ये फॉर्मुला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मुला क्या है, C⁴ अपॉन 1 - अल्फा। और अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कितना यहाँ पे आपका डिसोसिएशन हुआ है, तो वो आपका अल्फा रहता है, ठीक है। और यही सेम फॉर्मुला आपके वीक बेस के लिए भी होता है। यहाँ पर क्या फॉर्मुला आता है, यहाँ पर बस आएगा KB इक्वल आता है आपका C⁴ अपॉन में 1 - अल्फा। ये क्या आता है आपका KB का फॉर्मुला होता है, सिंपल, ओके। और इनके बीच में पता है रिलेशन भी होता है, क्या रिलेशन रहता है, बहुत ही सिंपल रिलेशन रहता है कि KW इक्वल टू क्या होता है हमारा, Ka इंटू में KB। ये क्या होता है, इनके बीच का रिलेशन आपका निकल के आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हम बात करें तो pH में भी कुछ ऐसा था, pH निकाला, POH निकाला, फिर उनके बीच का रिलेशन देखा, सेम चीज Ka KB और उनके बीच का रिलेशन, ठीक है। तो अगेन ये वाला पार्ट बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा कौन सा, डाई एंड पॉली बेसिक एसिड्स एंड डाई एंड पॉली एसिडिक बेसिस। अब देखो ये क्या, अब देखो ये वर्ड थोड़े से ट्विस्टिंग लग रहे हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल है। देखो एक बात ध्यान रखना, आपको पता है एसिड्स की अगर बात करेंगे, एसिड्स की, और एक तरह मैं बात करता हूँ बेसिस की, है ना। अब देखो एसिड्स क्या करते हैं, एसिड मुझे देते हैं H+ आयन, ठीक है। तो वो जितने नंबर ऑफ H+ आयन कोई एसिड देता है, वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, एसिड्स के लिए वर्ड आता है उनकी बेसिसिटी का, बेसिसिटी, ठीक है, ये वर्ड आता है एसिड्स के लिए। और बेसिस के लिए आता है क्या आता है, उनके लिए आता है उनकी एसिडिटी। यानी कि मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बेसिसिटी मतलब कि नंबर ऑफ H+ आयन जितना वो दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी एसिड जितने नंबर ऑफ H+ आयन देता है, वो उसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है, ओके। और बेसिस क्या होते हैं, बेसिस आपकी एसिडिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ OH- आयन, नंबर ऑफ OH- आयन, यानी कोई भी बेस
जितने नंबर ऑफ OH माइनस देगा वो उसकी क्या कहलाई जाएगी, उसकी एसिडिटी कहलाई जाएगी। ओके, ये बात आपको ध्यान रखिए। जैसे कि अगर बात करेंगे यहाँ पे HCl की, तो HCl आपको पता है एक ही H प्लस आयन दे सकता है ना, तो यानी कि इसकी एसिडिटी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। H2SO4 की बात करेंगे तो इसकी कितनी होगी, H2SO4 2 दे सकते हैं, यहाँ पर 2। तो इस तरीके से आपको बेसिसिटी निकालनी होती है, ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे एसिडिटी के लिए, जैसे कि अगर बात करेंगे NaOH के लिए, तो NaOH के लिए क्या रहता है, यहाँ पे 1 रहता है। अगर मैं बात करूंगा जैसे कि CaOH के ट्वाइस के लिए, तो यहाँ पर देखो 2 OH माइनस दे सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल चीज, तो ये वाली बात है जो यहाँ पर लिखी है, ठीक है। अब देखो एक बात बहुत ही सिंपल जो आपको समझना है, क्या ये टेबल। अब देखो टेबल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कैसे। देखो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर Ka1 Ka2 Ka3, अब ये क्या है, देखो ये तो मैं पता है कि अगर कोई भी एसिड H प्लस आयन अगर दे रहा है तो उसके लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा, है ना, या एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट आएगा जो कि Ka होता है ना। अब कोई एसिड अगर एक से ज्यादा अगर H प्लस आयन देता है तो उसके लिए Ka की वैल्यू भी एक से ज्यादा रहेगी। जैसे यहाँ पर अगर एक बार अगर H प्लस आयन दिया तो Ka1, 2 बार अगर वो दे सकते तो Ka2, 3 बार दे सकते तो Ka3 हो सकता है ना। ये वाली चीज होती है, क्योंकि अगर कोई भी कंपाउंड अगर H प्लस आयन दे रहा है, अगर वो एक से ज्यादा देता है तो ऐसी कंडीशन वो एक एक करके ही देगा, ऐसे नहीं कि दोनों H प्लस आयन एक साथ दे दिया। तो देखो होता क्या असल में, जैसे कि अगर बात करूं मैं H2SO4 की, तो H2SO4 अगर H प्लस आयन अगर देगा तो वो क्या देगा, पहले H प्लस आयन देगा, प्लस यहाँ पर देगा मेरा HSO4 माइनस। कुछ पहले इस टाइप से पहले फर्स्ट रिएक्शन होती है, फर्स्ट स्टेप होता है, और यहाँ पर इसके लिए निकलता है Ka1। ओके, एक चीज। अब आगे अगर फिर अगर से H प्लस आयन देना है तो अगेन क्या करेगा, फिर ही टूटेगा, फिर मेरा बनाएगा Ka2, और वहां पर ये अगेन H प्लस आयन देगा, प्लस मैं लिखूंगा SO4 -2। तो जब हम लिखते हैं ना, किसी को डायरेक्ट लिखते हैं नॉर्मली हम कि भाई H2SO4 है, गिव्स 2H प्लस आयन प्लस SO4 -2, तो वो जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में आपका आता है Ka1 और सेकंड स्टेप में आपका आता है Ka2, ठीक है। तो ये वाली चीज है। अब तो यहाँ पे एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट समझने की चीज है, अगर आप वैल्यू पे थोड़ा फोकस करो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ सल्फ्यूरिक एसिड के लिए या किसी भी एसिड के लिए बात करता हूँ, तो Ka1 की वैल्यू ऑलवेज काफी हाई रहती है, काफी हाई वैल्यू रहती है कंपेयर टू Ka2। जैसे अगर यहाँ पे कंपेयर करें, मैं ऑक्जेलिक एसिड की अगर बात करूँ तो देखो यहाँ पे Ka1 क्या है मेरा 5.9 इंटू 10 की पावर -2 है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ Ka2 की तो वो 6.4 इंटू 10 की पावर -5 है, यानी और भी कम वैल्यू। यानी कि ध्यान रखना, जिसके लिए भी आपके लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या Ka1 या आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी वो उतनी इजी वे में क्या करेगा, आपका H प्लस आयन दे सकता है, ठीक है। और अगर वैल्यू कम हो गई इसका मतलब वो आसानी से H प्लस आयन नहीं दे सकता। और अगर यहाँ पर बात करें तो बात बिल्कुल सही भी है, क्यों, क्योंकि H2SO4 पहले था न्यूट्रल कंडीशन में, ठीक है, तो वो आसानी से H प्लस आयन फर्स्ट H प्लस आयन बहुत ईजी वे में दे सकता है, तो उसके लिए Ka1 की वैल्यू काफी ज्यादा रखी जाएगी, जैसे वेरी लार्ज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हमारे सल्फ्यूरिक एसिड की बात हो रही है। ओके, अगर बात करेंगे सेकंड के लिए, तो अब सेकंड में H प्लस आयन निकलना अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर सब नेगेटिव चार्ज आ गया ना, इट मींस यहाँ पे अब कंडीशन थोड़ी सी अलग है, इसलिए सेकंड वाला जब H प्लस आयन निकलेगा तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर Ka2 की वैल्यू कम निकलेगी, ठीक है। और क्योंकि ये 2 बार ही दे सकता है, उसके बाद उस पर H प्लस आयन है भी नहीं, तो आगे का हिस्सा हमारा ब्लैंक है यहाँ पे, तो कोई Ka3 नहीं है, केवल Ka1 और Ka2 है, ठीक है। और यही चीज आप हर एक के अंदर देखोगे, तो एक बार आराम से इस टेबल को जरूर देखना बाद में, ओके, कैसे कैसे यहाँ पर प्रॉपर्ली देखना, किसी में भी देख लेना Ka1 हमेशा ज्यादा होगा, उसके कम होगा Ka2 और Ka3 उससे भी ज्यादा कम रहेगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट H प्लस आयन देना इजी है, फिर सेकंड दोगे थोड़ा और मुश्किल, थर्ड दोगे तो और वाला मुश्किल, तो ये वाली चीज है। ओके, तो एक बार चाहो तो टेबल देख लो आगे से, तो ये टेबल देख लिया अच्छे तरीके से, सिंपल टेबल है, इजी टेबल है ना। तो देखो टेबल याद मत करना, कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरी टेबल आपको वैल्यू याद रखनी, नहीं, बस आपको एक पॉइंट, एक कॉन्सेप्ट आपको जो समझना था वो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट H प्लस आयन या OH माइनस आयन देना वो इजी रहता है बजाय सेकंड के और थर्ड के, और जैसे करके आप और ज्यादा अगर डिसोसिएशन होना है तो वो और मुश्किल होता चला जाता है। तो ये चीजें जो आपको समझनी है, क्लियर है, तो कंसेप्ट समझना, वैल्यूज याद रखने में मत जाना, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बनता है हमारा, कि हाउ डू यू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। यानी अगर आपको अलग अलग आपको कंपाउंड दे जाए और आपसे पूछा जाए कि यार ये ज्यादा एसिडिक कौन है, कम एसिडिक कौन है, या ज्यादा बेसिक कौन होगा, कम बेसिक कौन होगा, ये कैसे पता करते हैं। अब ये चीज समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में ऐसी चीजें पूछी जाती है बहुत बार, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर मैं इससे पहले एक लाइन बनाता हूँ। देखो यहाँ पर हम बात करेंगे एक तो ग्रुप में, कैसे मैं बताऊंगा, ग्रुप और एक मेरे पीरियड में, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए, देखो अगर आपके जो कंपाउंड्स हैं, अगर वो आपके एक ही ग्रुप के कंपाउंड्स हैं, कैसे, जैसे अगर बात करें यहाँ पे HI, HBr, HCl और फिर आपका होता है HF का, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करेंगे डाउन द ग्रुप, अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, कोई भी बॉन्ड जितना ज्यादा वीक होता है ना, वो उतनी विधि में क्या करेगा, आपका H प्लस आयन डोनेट कर सकता है, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो। यानी देखो दो बातें आपको देखनी है, एक तो आपको देखना है बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी है, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा कम होगी उतनी ईजी में क्या होगा, आपका
वहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएट होगा, जिससे H प्लस आयन और OH माइनस आयन बहुत ही ईजी में दिया जा सकता है। लेकिन ये जो हम बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे, वो हम करते हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है। यानी अगर कभी भी आपको ऐसा एग्जांपल दिया जाए जिसमें ग्रुप की बात हो रही हो, यानी सारे कंपाउंड्स आपके एक ही ग्रुप के हो, तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा कम होगी वो बॉन्ड उतना ही इजी वे में डिसोसिएट होगा और वो उतना ही अच्छा क्या कहला जाएगा, आपका एसिड या बेस कहला जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं पूछता ऑर्डर क्या रहता, तो ऑर्डर क्या रहता है मेरा, ये बेसिकली मेरा ऑर्डर रहता, क्योंकि HI की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहती है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगी उतनी कम, यानी यहाँ पर आसानी से यहाँ पे डिसोसिएशन हो जाएगा और ये इजी वे में H प्लस आयन दे सकता है। और आपको पता है जो जितना इजी वे में H प्लस आयन दे जाए वो उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है। तो ये रहेगा हमारे एसिडिक ऑर्डर, ठीक है। तो यानी कि ये क्या रहेगा मेरा स्ट्रॉन्ग और ये क्या रहेगा मेरा कंपेयरली वीक रहेगा। ऐसी बात नहीं कि ये मेरा वीक होता है, HF एक बहुत अच्छा एसिड होता है, ठीक है, लेकिन कंपेयर करने पे देखें तो HF मेरा वीक है यहाँ पर, ओके। तो ये बात आपको समझना है। तो अगर बात करें एक ही ग्रुप के अंदर और आपको कंपेयर कभी दिया जाए तो हमेशा बॉन्ड स्ट्रेंथ देखना, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए एक ही पीरियड में तब क्या होता है, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे CH4 की, NH3 की, और अगर मैं बात करूंगा H2O की और मेरे HF की, अगर मैं इनमें कंपेयर करता तब क्या होता, तब आपको देखनी होती है पोलैरिटी, ठीक है। तब आपको क्या देखना है, तब आपको देखना है बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी, ठीक है। ये बात आपको देखनी है, यानी अगर बॉन्ड जितना ज्यादा आपका क्या रहेगा, पोलर रहेगा, वहां पर उतनी ज्यादा क्या रहेगी, वहां पे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो यानी कि आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको यहाँ पे बॉन्ड पोलैरिटी देखनी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर का ध्यान देंगे बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा कब आती है, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा देखने को मिलेगा वहां पर बॉन्ड उतना ही ज्यादा पोलर बनता है और ऐसी कंडीशन में आपके पास ज्यादा अच्छा एसिड या बेस आपको देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आंसर क्या रहेगा इसका, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये क्या रहेगा, यहाँ पर इस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग रहेगा और CH4 क्या रहेगा, आपका वीक रहेगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये चीज आपको समझनी है, ओके। तो एक ही ग्रुप की बात हो रही है या फिर एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं, वहां पर आप एसिड या बेसिक कोई भी स्ट्रेंथ आप निकालते हो तो आपको इस ऑर्डर में देखना है, ठीक है। ध्यान रखना, बॉन्ड स्ट्रेंथ कब देखना है, जब एक ग्रुप में बात हो, ओके। और बॉन्ड पोलैरिटी आपको कब देखनी, जब एक ही पीरियड में आपकी बात चल रही है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो बहुत ही इजी वे में कभी भी कंपेयर करके बता सकते हो कि भाई कौन ज्यादा अच्छा एसिड है या कौन अच्छा आपका बेस है, ठीक है, या वीक एसिड वीक बेस आप यहां से बता सकते हो। क्लियर हो गया अच्छे तरीके से, ओके। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है मेरा अगेन कॉमन आयन इफेक्ट। देखो अगर बात करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट की, तो सिंपल में मैं कहूंगा कि ये जो हमारा ली शेड्यूल जो प्रिंसिपल था उसी पर ये बेस्ड है, ठीक है। बस ये इतना ही कहता है कि अगर सेम आयन्स अगर आप अलग से ऐड कर देते हो तो रिएक्शन कहाँ जाती है, वो आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है, सिंपल। यानी कि देखो डेफिनेशन एक बार देख लो आराम से, फिर मैं से बताता हूँ डेफिनेशन क्या है। इट इज डिफाइंड एज अ शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम बाय एडिंग अ सब्सटेंस that provides more number of an ionic species already present in the dissociation equilibrium। यानी कि अगर आयनिक इक्विलिब्रियम की बात किया जाए या डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कुछ भी कह लो, क्योंकि बात है कि डिसोसिएट होना है आयंस बनने में, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप सेम आयंस और प्रोवाइड करे जा रहे हो तो आपकी रिएक्शन क्या जाती है, वो उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर आपके आयंस आपके नहीं बन रहे होंगे, है ना, उस डायरेक्शन में। तो यानी ये आपका बेस्ड, ये फिनोमेना किस बेस पर है, आपका जो ली शेड्यूल जो प्रिंसिपल है उसी के बेसिस पे ये वाला फिनोमेना होने वाला है, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर एसिडिक एसिड, हमें पता है कि एसिडिक एसिड कौन सा, एक वीक एसिड होता है, इसलिए यहाँ पे से लिया गया। तो ध्यान रखना ये एग्जांपल इसलिए ही आया क्योंकि हम बात करें कि ये मेरा एक वीक एसिड है और वीक एसिड्स या बेस जो होते हैं वही मेरे आयनिक इक्विलिब्रियम को शो करेंगे। तो देखो यहाँ पर देखो इक्विलिब्रियम का साइन लगा भी है। क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। अब देखो, अब ये बोलता इफेक्ट यही कहता है कि अगर मान लो मैं इसमें और H प्लस आयन डोनेट करूं, ठीक है, यानी मैं इस रिएक्शन के अंदर मैं और ज्यादा अमाउंट में H प्लस आयन अगर देता हूं तो क्या होगा, तो रिएक्शन किधर जाएगी, रिएक्शन उधर जाएगी ना जहां पर वो नहीं बन रहा, यानी कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और यही मेरा क्या बोलता है, कॉमन आयन इफेक्ट बोलता है, बस और कुछ नहीं करा, बस इतना सा रूल है और कुछ नहीं है। तो सेम जो हमने ली शेड्यूल प्रिंसिपल जो देखा था उसी का एक अल्टरनेट वर्जन हम देखने का आयंस के फॉर्म में, और कुछ नहीं है। मैंने कहा था जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में जो चीजें देखनी थी वही हमने आयनिक इक्विलिब्रियम हम देखेंगे, तो वही हो भी रहा है, ठीक है। तो सिंपल है ना, तो यही है। तो यहाँ पे बस लिख सकते हो चाहो तो, इफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस रिएक्शन विल गोज बैकवर्ड, बस सिंपल इतना सा लिख सकते हो। या फिर आप चाहो तो एसिटेट आयन के लिए भी लिख सकते हो कि अगर एसिटेट आयन की बात करें CH3COO माइनस, ये जो मेरा आयन है अगर इसकी कंसंट्रेशन भी अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो रिएक्शन कहां जाएगी, आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बस इतनी सी बात है जो आपका ये इफेक्ट बोलता है,
सिंपल है, इजी था, सेम लीस्ट एनर्जी का सेम फिनोमेना है। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा कौन सा है, बफर सॉल्यूशन। अब देखो ये क्या होता है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जिसमें अगर आप थोड़ा सा डाइल्यूशन अगर आप करते हो या अगर आप थोड़ा सा एसिड या बेस अगर आप थोड़ा सा भी ऐड करते हो ना, तो उसकी पीएच को चेंज होने में वो रेसिस्ट करता है, वो आपका बफर सॉल्यूशन कहलाता है। यानी इस सॉल्यूशन का जो पीएच है ना वो आसानी से बदलता नहीं है, अब ऐसे कह सकते हो। ठीक है, यानी कि देखो डेफिनेशन क्या पे, द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच ऑन डाइल्यूशन, यानी अगर आप डाइल्यूशन करते हो थोड़ा सा वाटर को ऐड करते हो तब, या फिर और विद द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड्स और एल्कली आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये वाली चीज है, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन आप डाइल्यूशन करो, थोड़ा सा वाटर को ऐड करो, या फिर आप थोड़े से अमाउंट में, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अमाउंट में डाल दिया, नहीं ये नहीं करना, बहुत थोड़ा सा अमाउंट में आपने अगर एसिड या बेस, एसिड और एल्कली किसी को भी अगर ऐड करते हो तो वहां पर पीएच चेंज नहीं होता, वो कौन सा मेरा, वो एक बफर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये वाली चीज है। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, बफर सॉल्यूशन होते हैं हमारे दो टाइप के, कौन कौन से, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। ये क्या कह रहा था ये समझो। देखो एसिडिक बफर कब बनता है, जब आपके पास एक वीक एसिड और उसका जो कॉन्जुगेट बेस, ये जो मिलकर के जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो मेरा एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, और आपका बेसिक बफर कब मिलता है, जब आपके पास एक वीक बेस हो और उसका कॉन्जुगेट एसिड हो। ठीक है, तो आपका क्या मिलेगा, तो आपका मिलेगा बेसिक बफर। ठीक है, अब इसमें एक बात को ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान रखने चीज क्या है, आपको एसिड मेरा वीक है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो कैसा रहेगा, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है ना, ये क्या आपका एक स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये मेरा वीक बेस है ना, तो इसका जो एसिड बना है, जो कॉन्जुगेट एसिड है वो क्या रहेगा, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड रहने वाला है, ये क्या रहेगा मेरा एक स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो ब्रॉन्सन लॉ ने जो चीज बताई ना वो यहाँ पर हम यूज में ले भी रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो अगेन पीएच पीओएच कैसे निकालेंगे, तो इनके लिए भी क्या, देखो पीएच में कुछ ना कुछ चेंज आता है। ठीक है, तो इनके लिए भी पीएच क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं, अब उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर बात करें यहाँ पर तो आपके पास फॉर्मुले होते हैं, ये दो फॉर्मुले आपको अच्छे से पता होने चाहिए। यानी कि कभी भी किसी भी एसिडिक बफर के लिए पीएच में चेंज तो वैसे नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा, पीएच क्या होता वो आपको जरूर पूछा जाएगा कि कभी भी एसिडिक बफर अगर होता है तो उसके पीएच क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से। ठीक है, पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन अपॉन में एसिड, जो मेरा वीक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन। सिंपल, इस फॉर्मूले का आपको यूज लेना है। ओके, और अगर बात करेंगे पीओएच के लिए तो आप इस फॉर्मूले का यूज लेते हो, और अगेन दोनों का रिलेशन आपको पता ही है, पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14 होता है, सिंपल चीज है। और देखो इस इक्वेशन को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, वो नाम क्या है, वो ये नाम है। तो ये नाम आपको हेंडरसन इक्वेशन जो है ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि राइट डाउन हेंडरसन इक्वेशन, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी, ये दो आपकी जो इक्वेशन होती है ये आपकी कौन सी रहती है, हेंडरसन इक्वेशन आपकी कहलाती है। सिंपल है, तो ये चीज आप नोट करके रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगेन क्योंकि फॉर्मुलेस आ गए तो इनको हमेशा लिख के रखना। ओके, तो इन वाले फॉर्मुलेस को भी एक साथ लिख लेना उन सभी के साथ। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमने अच्छे तरीके से लिख लिया ना, कौन कौन से फॉर्मुलेस है हमारे, आपके बेसिक बफर के लिए और एसिडिक बफर के लिए। सिंपल है। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे सॉल्युबिलिटी क्राइटेरिया की। देखो सॉल्युबिलिटी हमारा क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि आप किसी कंपाउंड को लेते हो और उसको डिसॉल्व करना चाह रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आती है दो एनर्जीज आती हैं जो यहाँ पे बहुत इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी, एक तो होती है लैटिस एनर्जी और एक होती है मेरी सॉल्वेशन एनर्जी। अब ये क्या होता है, देखो लैटिस एनर्जी क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड को उसके आयंस में तोड़ने के लिए आपको जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ती है कि वो पूरी तरीके से 1 मोल कंपाउंड अपने आयंस में पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाए, वो एनर्जी होती है मेरी कौन सी, लैटिस एनर्जी। ठीक है, और सॉल्वेशन एनर्जी क्या है कि 1 मोल कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करो और ऐसी कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या रहती है, मेरी सॉल्वेशन एनर्जी मेरी कहलाती है। ठीक है, सिंपल चीज है। अब देखो सॉल्युबिलिटी के लिए आपको क्या चाहिए, सॉल्युबिलिटी आपको ये चाहिए कि जो कंपाउंड है वो आसानी से अपने आयंस में डिसोसिएट हो और वो इजी वे में क्या हो, अपने डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये चीज आपको चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपल बात ध्यान रखनी है कि लैटिस एनर्जी जितनी कम रहेगी, ठीक है, और सॉल्वेशन एनर्जी जितनी ज्यादा रहेगी, वहां पर ये जो वैल्यू है, जो सॉल्वेशन है, सॉल्युबिलिटी है, वो उतनी ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि लैटिस एनर्जी तो होनी चाहिए किसी भी कंपाउंड के लिए कम और सॉल्वेशन एनर्जी होनी चाहिए ज्यादा, तो वो आपके लिए काफी सही रहता है। तो ये वाले पार्ट समझ में आया कि लैटिस एनर्जी कम और सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब क्या है। देखो समझो, सीधी सी बात है कि लैटिस एनर्जी अगर कम होगी इट मींस कि मुझे उस कंपाउंड को आयन में तोड़ने के लिए उतनी कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होगी मतलब क्या है कि वो आयन जब डिसॉल्व होने वाले होंगे तो ऐसी कंडीशन में उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो सॉल्वेशन एनर्जी अगर ज्यादा मिलने वाली है, ज्यादा एनर्जी अगर रिलीज होगी तो वो लैटिस एनर्जी को क्या करेगी, ओवरकम कर जाएगी। ठीक है, उसको आउटकम कर जाएगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, लैटिस एनर्जी जितनी एनर्जी अगर मुझे मिल जाती है तो मतलब कि मेरा जो कंपाउंड है वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा मेरा इजी सॉल्युबिलिटी के लिए, यानी ऐसी कंडीशन रहती है तो इजी अपनी सॉल्युबिलिटी रहती है। ठीक है, इजी सॉल्यूशन आपको बन जाता है। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। सिंपल है। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है मेरा कौन सा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट
कांस्टेंट। अब ये क्या होता है, देखो ये चीज आपकी सेम जैसे हम देख रहे थे, जैसे हमने निकाला था वाटर के लिए आयनिक प्रोडक्ट निकाला था, अब हम थोड़ा सा सेम वर्ड लेंगे बस सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में लेने वाले हैं। ठीक है, कैसे लेंगे, जैसे अगर बात करें रिएक्शन की, अगर बात करें जैसे कि आपका MXXY ये कंपाउंड है जो कि सॉलिड है, सीधी बात है सॉलिड को हम डिसॉल्व करेंगे तो सॉलिड ही लेंगे, स्टेट तो सॉलिड रहेगी, और वो आपका किस में टूटेगा, आपके आयंस में टूटेगा। तो वो कुछ इस तरीके से टूटने वाला है। अगर डिसोसिएट करोगे तो x आपके पास m है तो यहाँ पर x आ गया, और y क्या है, आपके पास x है तो वो आपको यहाँ आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, p और q क्या है, इन पर चार्ज है, तो सॉल्युबिलिटी में टर्म्स में इसको कैसे लिखेंगे, अब ये समझना है आपको। देखो यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि KSP क्या होता है, KSP बेसिकली होता है इनके जो भी कंसंट्रेशन होते हैं इनका प्रोडक्ट, है ना, ये वाली चीज होती है। जैसे कि हमने निकाला था KW ने निकाला था आयनिक प्रोडक्ट जो हमने निकाला था, वहां पे क्या किया था, H+ आयन और OH- आयन इनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट किया था। यहाँ पर सेम भी वही चीज करोगे तो यहाँ पर ये चीज निकल के आएगी। तो बस यहाँ पे आपको इतना सा ही समझना है कि जैसे KSP क्या होता है, आपका जो भी आपके आयंस बने हैं उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है, बस इतना सा, जैसे कि हमने वाटर के लिए देखा था आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, अब देखो कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन क्या होता है, ये थोड़ा समझो। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होता है, बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो कि जो भी कंसंट्रेशन है वो नंबर ऑफ आयंस इनटू सॉल्युबिलिटी इसके बराबर होती है। ठीक है, तो बस आपको इतना करना है। तो हमने क्या किया, जैसे m की बात करेंगे तो m की कंसंट्रेशन में क्या है, m के नंबर ऑफ आयंस कितने बन रहे हैं, x बन रहे हैं, तो x इंटू सॉल्युबिलिटी। अगर मैं बात करूंगा x के लिए तो यहाँ पर क्या y आयंस है तो y इंटू उसकी सॉल्युबिलिटी, इस तरीके से। और इसको आप थोड़ा सा सही लिखोगे कि x और y को अलग अलग कर लोगे तो कुछ इस फॉर्म में आप इसे लिख सकते हो। शॉर्ट फॉर्म में चाहो तो s सॉल्युबिलिटी अगर हमें निकालनी है तो फिर आप इस इक्वेशन को आप यूज में ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी आयंस के लिए, किसी भी कंपाउंड के लिए, जो भी आपका आयनिक कंपाउंड है उसके लिए आप सॉलिडिटी प्रोडक्ट लिख सकते हो इस तरीके से। KSP क्या है, मेरा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, और S क्या है, S है मेरी सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो दोनों के पता होने चाहिए कि S मेरी सॉल्युबिलिटी है और KSP क्या है, मेरा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, दोनों ही जुड़े हुए हैं। तो KSP जब निकालोगे तभी आप S को यानी सॉल्युबिलिटी को निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया वाला पार्ट अच्छे तरीके से, सिंपल है। और अगेन ये जो फॉर्मूला आ गया है इन दोनों को आपको नोट करके रखना है। ठीक है, दोनों एक ही फॉर्मूला है, बस हमने थोड़ा सा इसको इंटरचेंज किया और कुछ नहीं किया। सिंपल हो गया ना। तो यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा जो वन शॉट था आज का कंप्लीट हो जाता है। काफी बड़ा वन शॉट था, अच्छा वन शॉट था। आई होप आपको मजा आया होगा, काफी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव है। तो अच्छे से ये वाला पेपर देखना, ओके, पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा करके देखना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसमें आएंगे, फॉर्मुलेस हैं। आई होप आपने प्रॉपरली एक शीट बनाया होगा, तो न्यूमेरिकल्स आप उसके बेसिस पे करने का ट्राई करना। कौन से टॉपिक से क्या फॉर्मुला लगाना है बस ये पता होना चाहिए। अगर देखो सारा डाटा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा तो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। ठीक है, तो आई होप ये वाला चैप्टर आपको अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।